तो डियर स्टूडेंट, हमारा अगला टॉपिक शुरू हो चुका है, हिंदी साहित्य का इतिहास। वेरी वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें पढ़ने वाले हैं हम। लगभग 36 प्रश्न इससे बने हैं। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है स्टूडेंट आपके लिए। तो आप लोग हर प्रश्न का आंसर इसमें बहुत अच्छे से बताना स्टूडेंट, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही जानदार है। इतने पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कवि भारत हिंदी युगीन नहीं है? ऐसे कौन से कवि हैं जो भारत हिंदी युगीन नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो पहला ऑप्शन है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमचंद, ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित अंबिका दत्त व्यास और श्रीधर पाठक। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर, एक बार कमेंट करेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा श्रीधर पाठक। ये भारत हिंद युगीन कवि नहीं है, ये द्विवेदी युग के कवि हैं। कौन से युग के? द्विवेदी। इनकी कविताओं का विशेष देश प्रेम, समाज सुधार पर चित्रण किया गया है। बात ध्यान रखना है ऑप्शन। और ए बी सी जो है भारत हिंद युग के कवि हैं। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमचंद, ठाकुर जगमोहन और पंडित अंबिका दत्त व्यास। ये तीनों जो कवि हैं ये भारत हिंद युगीन है, मगर श्रीधर पाठक द्विवेदी युग के कवि हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर बताएंगे कि पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी कौन सी रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान दिया गया था? तो सही आंसर है तीसरा रूप के लिए। किसका? तीसरा रूप। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तीसरा रूप। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिसमें यह भाषा शामिल नहीं है। कौन सी भाषा शामिल नहीं है ऑप्शन एक बार कमेंट करेंगे। तो मैथिली है, मणिपुरी है, बोडो है, भोजपुरी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, भोजपुरी। निम्नलिखित में किस साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानियों का कालक्रम अनुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया? तो निम्नलिखित के साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानियों का कालक्रम अनुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया? क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर बताएंगे। तो जो मिला था वो मिला था किसका? जो 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही आंसर होगा कमल किशोर गोयने का। गोयने का ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखना है कि कहानियों का कालक्रम अध्ययन के लिए व्यास सम्मान मिला था कमल किशोर गाय का। प्रेमचंद की कहानियों का कालक्रम लगाया था उन्होंने क्रम से। राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना में प्राप्त हुआ? तो राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना में प्राप्त हुआ? क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हैं। तो 2002 में मिला था ऑस्टेंट, 2 पंक्तियों के बीच। ऑप्शन नंबर ए सही है, 2 पंक्तियों के बीच 2002 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है, 2002 में 2 पंक्तियों के बीच। ठीक है ऑप्शन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो सुरेंद्र वर्मा को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वो था 1996 में, और मिला था उपन्यास था इनका मुझे चांद चाहिए। कौन सा उपन्यास था प्रसिद्ध? मुझे चांद चाहिए। इन्हें चांद चाहिए था भैया, ठीक है, जब मिला था ना। नेक्स्ट, अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हैं। अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु बतानी है, क्या रही है? तो क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर एक बार कमेंट कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है तुलसीदास की मानसिक विकास। तो तुलसीदास का मानसिक विकास, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। तुलसीदास का मानसिक विकास, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन थे? क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए हैं। लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पर पाने वाले कवि कौन थे? क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा रघुवीर सहाय थे। कौन थे? रघुवीर सहाय। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए हैं। तो जयंत कुमार को मिला है, भगवती चरण वर्मा ने, अमृतलाल नागर में, मन्नू भंडारी नहीं है। मन्नू भंडारी को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं सम्मानित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रामकुमार वर्मा को प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे किसे माना? रामकुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? कुतुबन को, असाइद को, मुल्ला दाऊद को, मलिक मोहम्मद जायसी को। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हैं। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा मुल्ला दाऊद को माना है। इनके बारे में थोड़ी डिटेल बताता हूँ आपको। जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा थे वो चंद्रयान के रचित मुल्ला दाऊद को प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक माना है। किसके लिए? चंद्रयान के लिए। चंदन मुल्ला दाऊद ने लिखी थी ऑप्शन। चंदन को लोर कहा भी कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चंदन के कहते हैं लोर कहा। मुल्ला दाऊद हिंदी के प्रथम सूफी कवि थे और इनकी रचना चंदन से ही सूफी काव्य परंपरा का प्रारंभ माना जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इनकी रचना चंदन से ही सूफी, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 11 पर आ गया, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? सब लोग जानते हैं इसका सही आंसर। तो माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो हिम तरंगिणी। ऑप्शन नंबर सी लगा देना, हिम क्रिएटनी मत लगा देना, हिम तरंगिणी है ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है, हिम तरंगिणी के लिए ध्यान रखना है। 1943 में और 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में प्रसिद्ध काव्य हिम तरंगिणी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और 1943 में हिम क्रिएटनी पर इन्हें देव पुरस्कार मिला था। हिम क्रिएटनी पर देव पुरस्कार मिला था, ठीक है ध्यान रखना, देव पुरस्कार कब मिला था? हिम क्रिएटनी पर देव 1943 में, और जो माखनलाल चतुर्वेदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हिम तरंगिणी मिला 1955 में, देव पुरस्कार हिम क्रिएटनी पर 1943 में। भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंध निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 12 पर आ गए हैं। तो भारत के उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालयों के जो वो हैं संबंधी निर्देश वो अनुच्छेद 348 में है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है, अनुच्छेद 348। नेक्स्ट, गणपति चंद्रगुप्त को ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? तो गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि माना शालिभद्र सूर्य को। ध्यान रखना, गढ़शाली मैंने आपको ट्रिक बताई थी, गढ़शाली। जब कोई चीज नहीं गाली तो गुस्से में कहते गढ़शाली, समझ गए? तो वहां से याद रखना गढ़शाली, शालिभद्र सूर्य। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ ना कि कुछ गंदी बात, ध्यान रखना, ठीक है? गढ़शाली है, शालिभद्र सूर्य। मैं बहुत सारी आपको ट्रिक बताई भी हैं। तो गणपति चंद्र ने हिंदी के प्रथम कवि गढ़शालीभद्र सूर्य को माना, जबकि राहुल सांकृत्यायन ने प्रथम कवि सरप्पा को माना था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? राहुल सांकृत्यायन ने किसको माना? सरप्पा का प्रथम कवि। नेक्स्ट, त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान कब प्रदान किया गया? त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी साहित्य का सलाहकार पुरस्कार कब मिला था? एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा 1989 से 90 के बीच में मिला था, ध्यान रखना है। कहा जाता है कि 1982 में ताप के ताए हुए दिन की रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया था। यह बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? 1982 में ताप के ताए हुए दिन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से दबे कुचले और तथा मेहनत का समाज का चित्र करा था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और सलाहकार जो सम्मान मिला था उन्होंने 1989-90 के बीच में, 1989-90, ठीक है सलाहकार। और जो मिला था 1982 में वो मिला था इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार। इनकी रचना थी ताप के ताए हुए दिन, ताप के ताए हुए दिन के लिए। नेक्स्ट है, भारत संविधान के अनुच्छेद में निर्देशित है क्या? निर्देशित क्वेश्चन 15 पर आ गए हैं। क्वेश्चन 15 क्या है? विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में भारत संविधान के अनुच्छेद में निर्देशित है। तो क्वेश्चन नंबर 15 पर, क्वेश्चन 15 का सही आंसर होगा कि विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, ठीक है? तो भारत संविधान के अनुच्छेद में क्या है? तो विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में। नेक्स्ट, सन 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? 1968 में सब लोग जानते हैं, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन आपको दिखा देते हैं और वही आंसर होगा शायद जो देखोगे। तो 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंद पंत को मिला था और ये आपको ध्यान रखना है कौन सा, इनके चिदम्बरा के लिए मिला था 1968 में। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 1968 में सुमित्रानंद पंत को उनकी प्रसिद्ध कविता संग्रह चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया था इन्हें। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया? कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो 2005 में कुंवर नारायण को साहित्य ग्रंथ के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया था। ये बात आपको ध्यान 2005 में, 2005। नेक्स्ट है, हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान की पुरस्कार राशि कितनी है? क्वेश्चन नंबर 18 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर बताएंगे। तो हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान की जो पुरस्कार राशि है वो 5 लाख रुपए है। कितने रुपए हैं? 5 लाख। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। कितने रुपए हैं? 5 लाख रुपए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर डी। हिंदी में पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने की? क्वेश्चन 19 पर आ गए हैं। पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने की? क्वेश्चन 19 का सही आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन 19 का सही आंसर वल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, वल्लभाचार्य ने की थी। किसने की थी? वल्लभाचार्य। ये बात आपको ध्यान रखनी है, पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी। हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाहकार सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 20 पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर एक बार कमेंट कर देंगे, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर सलाहकार सम्मान पुरस्कार के क्षेत्र, तो हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। बात आपको ध्यान रखनी है, डी ऑप्शन। 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया? क्वेश्चन नंबर 21 पर आ गया स्टूडेंट, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर। जिन्होंने मेरी वीडियो का भी लाइक नहीं किया प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट नहीं छूटना चाहिए स्टूडेंट।
अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक बार वीडियो को जरूर लाइक करना, और मैंने आपको पूरे सिलेबस कवर कर दिया आज, और देखना बिल्कुल लास्ट करके छोड़ेंगे सिलेबस को, ठीक है। जितनी पीडीएफ आपको 34 पेज की मैंने पीडीएफ प्रोवाइड कराई थी वो सभी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिए क्वेश्चन। आपको कैसे लग रहे हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताना। अगर मज़ा आ रहा है पढ़ने में तो ऐसे ही पढ़ा करो रोज़, ठीक है। और हम अब जीएस की क्लासें लेकर आएंगे होमगार्ड के लिए, जो आपके महत्वपूर्ण होंगी, और ऐसी क्लासें जो कई कई घंटों में पढ़े जाते हैं क्वेश्चन, हम कम समय में आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन 2000 क्या हो जाएगा, 2017 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया था। तो आप लोग जानते हैं सर इसका सही आंसर है रमेश कुंतल मेघ को। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर रमेश कुंतल मेघ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 जो हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि रीतिकाल कवि कौन है। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर बताएंगे कि निम्न रीतिकाल कवि कौन है। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दो। रीतिकाल कवि, इनका पूरा नाम वीरेंद्रलाल वर्मा था। तो नाम ऑप्शन नंबर वीरेंद्र लगा देंगे, वीरेंद्रलाल वर्मा इनका नाम है। ऑप्शन नंबर 30 प्रश्न का सही आंसर है। नेत्र रविन्द्रनाथ टैगोर के कौन सी रचना के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर को कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, बताओ कौन सी रचना थी रविन्द्रनाथ टैगोर की। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर बताया आपने गीतांजलि के लिए। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे गीतांजलि। ऑप्शन नंबर डी वेरी गुड क्वेश्चन। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ, वाह गजब क्वेश्चन पूछा है। क्या आपको पता है, एक बार कमेंट करके बताएं। तो जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट कर दें कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। एक बार कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और जरूर कमेंट करें। क्वेश्चन जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। 7 मई 1861 को कलकत्ता में होता, वेरी गुड। इन्होंने ये ऑप्शन बताया उसका सही आंसर है बिल्कुल गजब, गजब क्वेश्चन गजब, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है जिन्होंने तुक्का लगाया उनका सही हो गया तो बहुत बढ़िया। कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्रकवि सम्मान दिया था, सबको पता होगा। क्वेश्चन 25 का सही आंसर कि गांधी जी ने किसको राष्ट्रकवि कहा था। क्वेश्चन एक बार कमेंट कर दो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो आपको पता है कि मैत्रेय गुप्त को कहा था। ऑप्शन नंबर 30 प्रश्न का सही आंसर होगा क्वेश्चन क्या होगा, मैत्रेय गुप्त। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति में मिला। क्वेश्चन 26 पर आ गए हैं। तो महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति में मिला था, एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर तो मिला था 1982 में, ध्यान रखना है। और यामा के लिए मिला था, कितने कब महादेवी वर्मा को ज्ञान पुरस्कार 1982 में मिला यामा रचना के लिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर 30 प्रश्न का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है अज्ञे जी की किस कृति में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अज्ञे जी, तो आपको सभी को पता है इसका तो सही आंसर। अज्ञे जी को 1978 में मिला था, कितनी नावों में कितनी बार। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, कितनी नावों में कितनी बार के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, कितनी नावों में कितनी बार के लिए मिला था 1978 में। ये बात आपको ध्यान रखनी है, 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया था अज्ञे जी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28, इनमें से हिंदी की आदिजन्य किसे कहते हैं, सब लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर हिंदी की आदिजन्य जो है वो संस्कृत है, क्या है, संस्कृत है। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। विद्यापति किसे संबंधित कवि हैं, बताएंगे विद्यापति, तो आप सभी को पता है कि क्वेश्चन 29 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर है विद्यापति मैथिली संबंधित है, मैथिली। ऑप्शन नंबर ए मैथिली। नेक्स्ट है कबीर के आलोचक पुस्तक के लेखक कौन है, कबीर के आलोचक पुस्तक के लेखक बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पर आ गए हैं। तो कबीर के आलोचक पुस्तक के जो लेखक है वो है धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर सी। आग और राग का कवि किसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पर आ गया। आग और राग का कवि किसे कहते हैं, तो आग और राग का कवि किसे कहते हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा रामदास दिनकर। बताओ, याद कर लेना इनको अच्छे से, एक बार और देख लेना, ठीक है। अगर आपको दिक्कत आई कहीं भी तो इस वीडियो को एक बार देख लेना जब भी टाइम मिल रहा है, ठीक है। तो आग और राग का कवि किसे कहते हैं, रामदास। बताओ, यही पढ़ने से जरूरी है क्वेश्चन। कितना अच्छा लग रहा होगा आज आपको कि सर हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़नी। बताओ कितना रिवीजन करा आप लोगों ने, ठीक है, कितनी जल्दी। तो ऐसे तो होता है फास्ट रिवीजन और स्टूडेंट। बताओ, ऐसे पढ़ाने वाला आपको मिल जाए ना तो मौज आ जाएगी आपकी। पढ़ने वाले होने चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। आप लोग ना बहुत मजाकों में लेते हो पेपर को। अभी देखना जब आप पेपर देकर जाओगे ना, जब पता चलेगा अपना, तो बताओ किसने ये, अगर ये भी क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा कि आग और राग का कभी किसे कहते हैं, आपने पढ़ लिया ना, तो तुम तो उससे आगे हो गए ना। तो इसलिए पढ़ना जरूरी है क्वेश्चन, ठीक है, पढ़ा करो। एक बार कमेंट करके बताओ, पढ़ोगे ना आज से मेरे साथ। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर डी बताया आपने, वेरी गुड। रामनाथ तिरुमल के आगरा का कवि कहते हैं, इनकी रचनाएं और ऋषि राम रश्मिरथी, परशुराम की प्रतिज्ञा आदि बहुत सारी है, मैं आपको बता सकता हूँ। यशोदा केकाई उर्मिला इत्यादि नारी पात्रों की कविता लिखने वाले कवि कौन थे, ये भी आपको पता चला है। क्वेश्चन नंबर 32 यही बहुत ईजी है, मैथिली गुप्त हैं ये भी। यशोधरा, जय भाषा, जयदत्त, भारत भारती, साकेत, सब इनकी है मैथिली गुप्त की। ऑप्शन नंबर डी लगा दो। इनमें से कौन से बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है, क्वेश्चन नंबर 33 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर होगा ये सभी, कोरवी, कन्नौजी, ब्रजभाषा, ये सब पश्चिमी हिंदी की बोली हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। पश्चिमी हिंदी के 5 बोलियाँ आती है, खड़ी बोली या कोरवी, हरियाणवी या बांगरू। देखो इनके दो नाम हैं। अगर खड़ी बोली भी आती है इसमें, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ आज, आप ट्रिक सुनिए। देखो पश्चिमी हिंदी की बोली क्या है, पश्चिमी हिंदी है बाबू कबू कोकत पश्चिम में।
देखो हो जाएगी बाबू कब्र को खोद पश्चिम में, कब्र को खोद पश्चिम में, यहीं पे हो जाएगा। देखो वैसे बांगरू, बो से बुंदेली, का से कन्नौजी, व्या से ब्रज और को से कोलवी। अब जो बांगरू है इसे हरियाणवी कहते हैं, वहाँ से बांगरू या बा से बुंदेली कहते हो, तुम कुछ भी कहते हैं, बाबू है ना, ठीक है, वहाँ से बांगरू कह चलो, वहाँ से बांगरू, बांगरू को हरियाणवी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बांगरू को? हरियाणवी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बांगरू को क्या कहते हैं? हरियाणवी। बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज, कोरवी को कहते हैं खड़ी बोली। तो ये आपके दो नाम हैं कि बांगरू को हरियाणवी भी कहते हैं, तो ध्यान ठीक है, बांगरू, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज और कोरवी। कोरवी को खड़ी बोली कहते हैं, सभी है इसमें, ध्यान रखना, ठीक है। भारत रत्न विभूषित कवि कौन से हैं? ऑप्शन नंबर 34 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर बताएंगे। तो भारत रत्न विभूषित कवि कौन से हैं? इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर डी लगा देना। इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। महादेव वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? संकल्प कौन सा है महादेव वर्मा का प्रथम काव्य संकल्प? क्वेश्चन नंबर 35 पर है। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर क्या होगा? तो छायावादी कवियत्री महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणावाणी कहा जाता है। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन निहार है, जिसकी रचना सन 1930 में हुई थी, और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निहार। 1930 में इसकी रचना की थी इन्होंने, और ठीक है थी। महादेवी वर्मा की अन्य रचनाएं हैं रश्मि, निर्जा, संध्या गीत, यामा, दीपशिखा, सप्तपूर्णा आदि, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। परिंदे कहानी, परिंदे क्वेश्चन नंबर 36 पर आ गए। परिंदे कहानी के, ठीक है, किसने लिखी है? तो परिंदे जो लिखी है निर्मल वर्मा लिखी है। किसने लिखी है? निर्मल वर्मा ने, ठीक है, ध्यान रखना। प्रेमचंद की आपको पता ही है, पंच परमेश्वर है, सोत है, मुक्तिवती काट का सपना है, सतह से उठता आदमी है, भीष्मसानी की चीप की दावत है, खून का रिश्ता है। भीष्म बहुत है, खून का रिश्ता, और भीष्मसानी की कौन सी है? चीप की दावत है। ये बात चीप ये बहुत आती है, भीष्मसानी की चीप की दावत, ठीक है ऑप्शन। तो ये थे हमारे 36 प्रश्न। ऑप्शन आगे चलते हैं, इस चैप्टर के खत्म हो गए इसमें। अब आ गई ऑप्शन। हो क्या महत्वपूर्ण टॉपिक आ रहा है भाई, 23 तो टॉपिक। हिंदी साहित्य की कवि और रचनाएं एवं भाषा शैली का गजब का क्वेश्चन चल रहे हैं ऑप्शन, मजा आ रहा होगा आज को। लो पहला हो पता, पहले क्वेश्चन का आंसर आपके लिए ऑप्शन, ये पहला क्वेश्चन आपके लिए ऑप्शन बताएंगे आप क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। हम इसके कितने क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं पता? इसके हम पढ़ने वाले हैं लगभग 46 क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन का कमेंट नहीं किया आप लोगों ने अभी? अभी लोग कमेंट कर दीजिए। इसने कहा है कि निम्नलिखित उपन्यास में कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है? तो रुकेगी नहीं राधिका, ये उषा प्रियव्रता का है, ध्यान रखना है। इनका दूसरा उपन्यास है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उषा प्रियव्रता का है, रुकेगी नहीं राधिका, उषा प्रेमदा, ध्यान रखना किसका है? मृदुला गर्ग द्वारा रचित उपन्यास नहीं है, बल्कि उषा का है, ठीक है, ध्यान रखना किसका है? उषा प्रेमदा, ऐसा लिखते हैं, प्रेमदा, ठीक है, उषा प्रेमदा का है, ठीक है, रुकोगी नहीं राधिका। मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेकर बताओ कि क्या है, बताओ कितनी अच्छी आत्मकथा है, कितने लिखी होगी बताइए एक बार कमेंट करके। तो भगवान दास की है ये, ठीक है, आत्मकथा किसकी है? भगवान दास की है। मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लिए कौन है? भगवान दास। नेक्स्ट, चाबुक, ये सब लोग जानते हैं इसका। तो चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए स्टूडेंट, बताइए एक बार। तो चाबुक जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। रामविलास और रसविलास कृति के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है वो देव हो जाएगा, ठीक है। बाबविलास व रसविलास के लेखक जो है कवि देव है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, देव। गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हैं। गंगा मैया उपन्यास के जो लेखक है वो कौन है, बताएंगे एक बार कमेंट करके। भैरव प्रसाद गुप्त है, कौन है? भैरव प्रसाद, याद रखना क्वेश्चन। गंगा मैया उपन्यास के लिए जो लेखक हैं भैरव। क्वेश्चन सभी क्वेश्चन देकर जाया करो, ठीक है, लास्ट के क्वेश्चन मत छोड़ा करो, नहीं देख पाओगे तो फिर मुझे पता है, आप लोग पढ़ कर जाया करो, ठीक है। और जो आ जाते हैं वो बीच बीच में जाते हैं आ जाते हैं, ऐसे क्यों करते हो क्वेश्चन, बताइए आप लोग। आपको मैं हिंदी का फुल रिविजन करा रहा हूँ जो अब तक पेपर में पूछे गए, आप देख नहीं रहे हो? अरे हर क्वेश्चन देखो ना, क्वेश्चन के नीचे लिखा हुआ है कौन से किस पेपर में आया है, और ये तो पढ़ लो, बताइए। यह एक लघु उपन्यास था, ग्रामीण जीवन का संघर्ष पर सहज, ध्यान रखना ये भी।
रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया। इस रचकित की रचना की विधा क्या थी? तो क्वेश्चन नंबर 6 पर आए। क्वेश्चन नंबर 6 ये उपन्यास था, क्या था उपन्यास, ये विलर हो गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है अगर विलर नहीं होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, दो चट्टानों पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन है? दो चट्टान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन है? तो दो चट्टान पर ना से श्री हरिवंश राय बच्चन है, हरिवंश राय बच्चन है, ध्यान रखना है। 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया। 1968 में, ये बात आपको ध्यान दी, 1968 में मिला था। हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए हैं। तो हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति रामचंद्रिका है, ध्यान रखना है। रामचंद्रिका, रामचंद्र रीतिकाल के प्रमुख कवि केशवदास द्वारा 1601 में लिखी गई थी। ध्यान रखना रामचंद्रिका, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रामचंद्रिका 1601 में लिखी गई केशवदास द्वारा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस महाकाव्य में 1717 छंद हैं। कितने? 1717 छंद। इस महाकाव्य में 1717 छंद हैं, ध्यान रखना, रामचंद्रिका में। और यह केशवदास द्वारा लिखी गई थी, चंद्र, ठीक है। और रीतिकाल के प्रमुख कवि थे केशवदास। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, भक्ति किस कवि की है? तो सबको बताओ, क्वेश्चन 9 पर आ गए हैं। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास की है। क्वेश्चन किसकी है? रैदास। ध्यान रखना, प्रभु जी तुम चंदन रैदास की पंक्ति है। पंक्ति में कवि कहते हैं कि जब भगवान की भक्ति का रंग एक बार भक्त पर चढ़ जाता है तो फिर वह कभी नहीं छूटता। वह कहते हैं कि भगवान चंदन है और भक्ति पानी, याद रखना है। वेरी गुड ऑप्शन। नंदन दास, नंददास इस मेले किस ग्रंथ के लेखक है? नंददास। क्वेश्चन 10 पर आ गए हैं। तो जो रसमंजरी है इसके लेखक कौन है? नंददास है। रसमंजरी के रचनाकार नंददास जी है। नंददास अष्टछाप के कवियों में से एक हैं। नंददास के सूरदास के बाद सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए हैं इन रचनाओं हैं भावविलास, देव, ललित, ललाम, मतिराम, चतुर्थाल दशक, भूषण, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? सबको पता है रानी केतकी की कहानी। तो रानी केतकी की कहानी के जो लेखक है वो है सैयद इंशाअल्लाह खां। ऑप्शन नंबर वी लगा देंगे, सैयद इंशाअल्लाह खां है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी रचना नरोत्तम दास की है? क्वेश्चन नंबर 12 पर आ गए, कौन सी रचना नरोत्तम दास की है? तो नरोत्तम दास की जो रचना है वो है सुदामा चरित्र। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, सुदामा चरित्र। सुदामा चरित्र नरोत्तम दास द्वारा लिखी है। अन्य रचनाएं जो है हनुमान मठ नाटक, हृदय राम, रुक्मणी मंगल और सत्यनारायण स्वामी, जानकी मंगल, तुलसीदास द्वारा लिखित है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। ये सब तुलसीदास के द्वारा लिखे हुए हैं। हनुमान मठ, रुक्मणी मंगल, जानकी मंगल तुलसीदास द्वारा लिखित है, सब ध्यान रखना। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा रचित रचना नहीं है? अच्छा, इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 पर हम आ गए हैं। तो ये अंधा युग जो है धर्मवीर भारती के, सबको पता है। चांद का मुंह टेढ़ा, ये भी इनकी है। गजानन माधव मुक्तिबोध, भूरी भूरी राग पर धूल, नई साहित्य का सौंदर्य, ये सबकी इनकी है तीनों। गजानन माधव मुक्तिबोध की चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी राग पर धूल और नए साहित्य के सौंदर्य, ये सब इनकी है। मगर अंधा युग जो है धर्मवीर भारती की है और तीनों गजानन माधव मुक्तिबोध की है। पृथ्वीराज किस लेखक की रचना है? वाह गजब क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 सब लोग जानते हैं, पृथ्वीराज चंद्रप्रदाई की है। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। पृथ्वीराज चंद्रप्रदाई की रचना है। कल्लड़ द्वारा रचित रत्नावली वाल्मीकि की रचना है। रामायण एवं हर्षवर्धन द्वारा रचित रत्नावली एवं प्रदर्शिका की है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम बताओ क्या है? क्वेश्चन 15 पे आ गए हैं। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक जो है वो दयानंद सरस्वती हैं। कौन है? दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। अरविंद घोष ने फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर भभूति द्वारा रचित मालती एवं माधव भारद्वाज की रचित है। चलो आगे छोड़ो, इस बात को मत पढ़ो। तुलसीदास की जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम बताइए क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 पर आ गए हैं। तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा? रामचरितमानस है। ऑप्शन नंबर ए बी लगा देंगे, रामचरितमानस। रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक का द्वारा रचित उपन्यास है? क्वेश्चन नंबर 17 पर आ गए हैं। तो रंगभूमि के बारे में आप लोग जानते हैं, प्रेमचंद ने लिखा है। कितने लिखा? प्रेमचंद। रंगभूमि प्रेमचंद। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। इनमें से जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? एक बार कमेंट करेंगे क्या होगा सही आंसर। जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर कमायनी हो जाएगा। क्या जाएगा? कमायनी। यह है छायावादी युग की सर्वोत्तम प्रतिनिधि महाकाव्य है, 1936 में प्रकाशित हुआ था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिरोध की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? क्वेश्चन 19 पर आ गए हैं। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय की जो प्रसिद्ध रचना है वो है प्रिय प्रवास, ध्यान रखना है। 1914 में प्रकाशित हुई थी, 1914 प्रिय प्रवास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन,
कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर बताएंगे। अगर कोई तुमसे पूछा कामायनी कब हुई थी, 1953 में थी कामायनी, और आशु 1955, लहर 1933, प्रेम पथिक, कानन कुसुम इत्यादि सभी ध्यान रखना आपको। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा ऑप्शन नंबर मेलाचल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेलाचल। इन मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है मीराबाई। क्वेश्चन नंबर 21 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 21 भक्तिरास का साहित्य है। तो ये दोनों हैं मीराबाई के द्वारा। तो राग गोविंद और राग वीरसोरठ वैदिक बनवास आदित्य उपाध्याय की हैं। तो ये तो गीत गोविंद जयदेव की रचना है। ये गलत है क्वेश्चन ऑप्शन। मीराबाई द्वारा रचित तो दोनों नहीं पूछा ना, तो ये मीराबाई द्वारा नहीं लिखी गई, वैदिक बनवास में नहीं लिखी गई है। वैदिक बनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय की, गीत गोविंद जयदेव की है। भाई दोनों हैं इनकी मीराबाई के। तो ये क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, ऐसा काट दो क्वेश्चन को, ऐसा मत पढ़ना। अगर पढ़ोगे तो ध्यान रखना, अलग अलग क्वेश्चन ध्यान रखना इसके कि गीत गोविंद जयदेव की, वैदिक बनवास की वैदिक बनवास है अयोध्या सिंह उपाध्याय की, राग गोविंद और राग सोरठ ये है मीराबाई। माखनलाल चतुर्वेदी की किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, कब लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पर आया। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हिमतरंगिणी के लिए मिला था 1955 में। यह बात भी आपको बताई मैंने कई बार। जयसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है। जयसी पद्मावत है। कौन सी है, पद्मावत लगा दो ऑप्शन नंबर ए। जयसी द्वारा रचित जो रचना है वो कौन सी है, पद्मावत है। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, पद्मावत। जयद्रथ वध किसकी रचना है, मैंने अभी बताया था आपको जयद्रथ वध। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, जय भाषा। क्या बताई थी, जय भाषा। तो इसमें सब आपको ध्यान रखना है। जयद्रथ वध है, यशोधरा है, भारत भारती और साकेत है। ये सब मैत्रेयन गुप्त की है। किसकी है, मैत्रेयन गुप्त। ऑप्शन नंबर बी लगा दो, मैत्रेयन गुप्त की है सब है। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 25 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 अरे चलचित्र जो है महादेव वर्मा द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, महादेव वर्मा। ऑप्शन नंबर ए महादेव वर्मा द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट, देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। उपन्यास के नाम क्या है, वाह। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। उपन्यासकार का नाम बताना है। तो उपन्यास का नाम क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 26 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। तो देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। उपन्यासकार का नाम बताना शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर बी। कामायनी का रचयिता कौन है। क्वेश्चन नंबर 27 पर आ गए। कामायनी की जो रचयिता जयशंकर प्रसाद है। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर बताएंगे यामा। क्या लगाएंगे, यामा लगा देंगे। ऑप्शन नंबर डी। कामायनी का रचनाकार कौन है, सबको बताया जयशंकर प्रसाद है कामायनी का रचनाकार। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। गोदान किसका उपन्यास है, सबको पता है प्रेमचंद का है। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, प्रेमचंद। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है, बताओ एक बार तुम बताओ इसका आंसर जल्दी बताओ, कमेंट करो जिसका पता है। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 31 पर आकर एक बार कमेंट कर बताओ। तो बीजक जो है कबीर की रचनाओं का संग्रह। ऑप्शन नंबर बी बीजक। अंधेरी नगरी नाटक के रचनाकार कौन है। क्वेश्चन नंबर 32 पर आकर अंधेरी नगरी। तो अंधेरी नगरी नाटक के जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आम के पत्ते किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 33 पर आ गए हैं। तो आम के पत्ते रामदरस मिश्र है, रामदरस मिश्र ऐसे लिखा जाएगा, रामदरस है। रामदरस मिश्र की है, रामदरस मिश्र, रामदरस मिश्र, रामदरस मिश्र की है, ध्यान रखना। साहित्य से जगत जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिनिधि कौन करता है। साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिनिधि कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 34 पर है। क्वेश्चन नंबर 34 का ये रामचंद्र शुक्ल करता है। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट है या नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं एक बार और। भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है। भावों की मुक्ति छंदों की मुक्ति चाहती है, उक्ति किस रचनाकार की है। क्वेश्चन नंबर 35 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर महादेव वर्मा की है। ऑप्शन नंबर बी लगा दोगे। छंद अनुशासन के रचयिता इसमें तो कौन थे। क्वेश्चन नंबर 36 पर आ गए हैं। तो छंद अनुशासन के जो रचयिता है वो हेमचंद्र है। कौन है, हेमचंद्र, ध्यान रखना है हेमचंद्र है। कौन है, हेमचंद्र। जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहता है, जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है।
इस उक्ति के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो इसका आंसर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर सी। आलम्बन तत्व धर्म का साधारणीकरण होता है, पंक्ति किस विद्वान की है? क्वेश्चन नंबर 38 पर आ गए हैं। कितने हार्ड क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर क्या होगा? तो आलम्बन तत्व धर्म का साधारणीकरण होता है, क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। मृदुला गर्ग के उपन्यास मिर्जुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? क्वेश्चन 39 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर क्या होगा? तो मृदुला गर्ग के उपन्यास मिर्जुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित? ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन नंबर हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। 2013 में मिला था इन्हें, 2013 मिर्जुल मन के लिए 2013 हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। 17वें रामाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार के सम्मानित किया गया? क्वेश्चन नंबर 40 पर आ गए हैं। तो 17वें रामाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार 2013 भोपाल की नवोदित लेखिका इंदिरा डोंगी उनकी कहानी शुक्रिया इमरान खान साहब के लिए प्रदान किया गया था, इंदिरा डोंगी, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। ठीक है, 2013 में। मिर्जुल मन किसकी रचना है ये बताया था आपको, तो मिर्जुल मन है मृदुला गर्ग की, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। मिर्जुल मन 2023 में साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित है, ध्यान रखना है। टेढ़े मेढ़े रास्ते जो 1946 में अपने खिलौने, 1957 भोले विश्लेषित 1959 उपन्यास के साहित्यकार की रचना है, क्वेश्चन 42 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 में भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। भगवती चरण वर्मा की है, किसकी है? भगवती चरण वर्मा। ये बात आपको ध्यान रखिए, भगवती चरण वर्मा। कहानी बूढ़ी काकी तथा अन्य नाटक के रचनाकार कौन है? तो चित्रा मुद्गल है। कौन है? चित्रा मुद्गल। कहानी जो है बूढ़ी काकी की, चित्रा मुद्गल है इसके लेखक, नाटक के रचनाकार। हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसकी है? ओहो हो, कल सुनना मुझे कई बार बता दिया आपको, धूमिल की है। कल सुनना मुझे किसकी है? धूमिल। तो ध्यान रखना है, हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे विख्यात इतिहासकार सुदामा पंडित धूमिल, इनका पूर्ण नाम क्या है? सुदामा पंडित धूमिल द्वारा रचित काव्य संग्रह इस कृति को धूमिल के मरणोपरांत सन 1979 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। मरणोपरांत मिला था इस पे, ध्यान रखना है। रेहन पर रघु किस लेखक की है? क्वेश्चन 50 बार पूछा था पेपर में। तो रेहन पर रघु किसी है? काशीनाथ सिंह की है। उपन्यास किसका है? काशीनाथ सिंह। 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया था, ध्यान रखना है, काशीनाथ सिंह को 2011 में। अलका सराबगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया है? बताओ, क्वेश्चन नंबर 46 पर आ गए हैं। तो यारों का यार, या एक लड़की, कलिकथा, बाया बाईपास, या कितना बड़ा झूठ, तो बताएंगे अलका सराबगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो आपको ध्यान रखना है 2001 में, 2001 में मिला था अलका सराबगी, यानी कि इसका सही आंसर होगा कलाकथी बाईपास, ऑप्शन नंबर सी, कलाकथी बाईपास के लिए मिला था। अलका सराबगी को सन 2001 में कलाकथी बाईपास के लिए उपन्यास के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं शेष कादम्बरी, कोई बात नहीं, एक ब्रेक के बाद इत्यादि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2001 में इसे मिला था कलिकथा बाईपास, अलका सराबगी को। और हमारे लास्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ चुके हैं उस टाइम, देखें क्या हम माजरा है। तो हमारे लास्ट प्रश्न विविध, और ये कितने प्रश्न बचे हैं उस टाइम, तो इस प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करके आज की वीडियो यही समाप्त करेंगे। 10 क्वेश्चन और बचे हैं, और ये कुछ ही पल में हम पढ़ने वाले हैं उस टाइम, बस इन्हें देखकर आपकी वीडियो खत्म कर देंगे उस टाइम। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो मैं आप मेरे साथ बने रहे हैं। मलबे का मालिक बताओ किसकी है? तो मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार मोहन राकेश है। इनका प्रकट 1957 में हुआ था। मोहन राकेश का दूसरा कथा संग्रह नए बादल में हुआ है, नए बादल में हुआ था, कहा नए बादल में, ऑप्शन नंबर मोहन राकेश लगा देंगे, ऑप्शन नंबर बी मोहन राकेश। कार्यालय पत्रों के अदर सरकारी पत्र व्यवहार इनमें से मुख्यतः किसके बीच किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या? कार्यालय पत्रों के सरकारी व्यवहार में शासकीय अधिकारियों के बीच, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, गवेषणा पत्रिका का प्रकाशन कौन करता है? तो हिंदी केंद्रीय संस्थान आगरा करता है। हिंदी केंद्रीय संस्थान आगरा कौन करता है? हिंदी संस्थान आगरा करता है, ध्यान रखना है। गवेषणा पत्रिका केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा द्वारा प्रकाशित की जाती है। यह त्रैमासिक शोध पत्रिका है। इसका पहला अंक जनवरी 1963 में प्रकाशित होता है, जनवरी 1963 में प्रकाशित हुआ। यह त्रैमासिक शोध पत्रिका, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर हम 4 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मोम सा मन घुल चुका, दीप सा मन जल चुका, तो बताएंगे इसमें क्या होगा भैया? तो उपमेय उपमान आ गया इसमें। मोम सा तन तो उपमान है, फिर उपमेय है, फिर दीप सा मन उपमान है, फिर उपमेय है, तो पूर्ण उपमा हो जाएगा इसमें। प्रत्यय अलंकार कौन सा? पूर्ण उपमा, इसे बोलते हैं पूर्ण उपमा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे।
जहाँ दो जगह उपमेय उपमान मिल जाता है उसे पूर्ण उपमा बोलते हैं, पूर्ण उपमा अलंकारों का। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर ए है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के पत्रिका नाम बताओ क्या था। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय जो नई दिल्ली द्वारा स्थापित की जाती है, किसके द्वारा, नई दिल्ली। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली में स्थापित है। यह भाषा शीर्षक से पत्रिका संपादित करती है। विदित केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में स्थित है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर डी लगा देंगे भाषा, भाषा पत्रिका शीर्षक से उपसर्ग कर दिया जाना। मुख्यार्थ की बाधा होने पर ऋणी या प्रयोजन से अन्य अर्थ का ग्रहण होता है, वह शब्द शक्ति का क्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर हो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन ये है, लक्षणा है, अविधा है, काव्य दोष है, व्यंजना है। तो कहा जाता है कि मुख्यार्थ की बाधा होने पर ऋणी के प्रयोजन से अन्य अर्थ ग्रहण होता है, वहाँ लक्षणा शक्ति होती है। कौन सी होती है, लक्षण। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, लक्षण होते हैं। इनक्लूसिव हिंदी पर्याय कौन सा है, बताओ इसका सही अर्थ क्या होगा। तो कमेंट करिए ऑप्शन, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो जल्दी बताइए मुझे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। आपका मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। बस 3 प्रश्न बाकी बचे हैं, हम आज की वीडियो का यहीं संपन्न करेंगे और आराम से मौज मानना। हमने पूरी हिंदी जो प्रीवियस थे वो हमने निपटा चुके हैं दोस्तों। कैसी लगी आपको क्लास दोस्तों, एक बार जरूर बताना। आप स्पीड से जरूर पढ़ाया मैंने, क्यों पढ़ाए आप भी जानते हैं कि सर अगर इतनी स्पीड से नहीं पढ़ते तो मज़ा नहीं आता, और मज़ा भी नहीं आता फिर दूसरी बात ये है कि हमारा कंप्लीट भी नहीं हो पाता 2 से 3 घंटे में, ठीक है। अब कल की वीडियो और आज की वीडियो को मिलाकर हमने सारी वीडियो को अगर कंप्लीट एक साथ पढ़ लिया ना तो मजा आ जाएगा, कसम से पढ़ लेना सही से। तो इसका मतलब होता है समावेशी। वेरी गुड क्वेश्चन जिन्होंने कमेंट किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत वेरी गुड क्वेश्चन। अनुजेशन एमलेगेशन का हिंदी पर्याय क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सही हो जाएगा समामेलन। समामेलन होता है एमलेगेशन मतलब समामेलन, ऑप्शन नंबर डी लगा देना, समामेलन हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अंग्रेजी में रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी शब्द क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए हैं। तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा स्वच्छंदतावाद, ऑप्शन नंबर सी लगा देना, स्वच्छंदतावाद, ठीक है, ध्यान रखना, स्वच्छंदतावाद ऑप्शन नंबर सी जाएगा। वेदों की संख्या कितनी है सबको पता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, 4 है। कितने हैं वेद, 4। ये थी आज की क्लास दोस्तों, आपको कैसी लगी। मैंने अपनी तरफ से फुल मेहनत की है दोस्तों आपके लिए। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आपका बहुत 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 शुक्रिया दोस्तों, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही बने रहने के लिए मेरे साथ दोस्तों। मैंने आपको सभी क्वेश्चन पढ़ा दिए जो अब तक पेपर में पूछे गए थे प्रीवियस, और जिनके आने की उम्मीद है वो भी मैंने इसमें रखे हैं 2-4 क्वेश्चन दोस्तों। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करना और पहले सभी क्वेश्चन देखना कि आपको पता चल जाएगा कि जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार क्लास को लाइक कर देना, और अगर आपने मेरे चैनल पर न्यू है, अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। और एक बार सही बोलेंगे गुड नाइट एक साथ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोल के जाना गुड नाइट सभी को, और अच्छे से रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जो लोग अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जो आए चले गए ऐसा करते हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि एक बार मन लगा कर पढ़ो, जब भी बातें समझ में आएंगी, ठीक है। जितने मैंने क्वेश्चन बताए हैं सब समझ में आ गए होंगे आपके। बताओ, मैं पूछता हूँ कि बताओ 9 के क्वेश्चन का आंसर क्या था, तो बताया स्वच्छंदतावाद बताया सर आपने, इसका समामेलन बताया आपने, इसमें समावेशी बताया आपने, इसमें लक्षण शक्ति बताया, बताओ कौन सा याद नहीं आपकी। इसका अपना पूर्णोपमा बताया आपने, इसका क्या बताया सर आपने, इसका बताया आपने भाषा। तो बताओ आप कौन सा याद नहीं है, बताओ इसका बताया आपने, क्या बताया बताओ इसका। इसका बताया मैंने आपको सारथी अधिकारी के बीच, ऑप्शन नंबर इसका बताया मैंने आपको मलबे का मालिक, इसका बताया मैंने आपको बी ऑप्शन मोहन राकेश। बताओ कौन सा गलत है आपका, बताओ 10 को 10 के तो हमने रिवीजन कर लिया। तो वही जो चीज़ है स्टूडेंट, आप पढ़ा करो अच्छे से, जब भी तो तैयारी करोगे आप लोग। चलिए इसी के साथ आप सभी गुड नाइट, टेक केयर, अच्छे से रहेंगे, अल्लाह हाफिज़। अपना ध्यान रखना स्टूडेंट, अगर खाना नहीं खाया खाना खाइए, आराम से मौज मस्ती करिए, और भी क्लास पढ़िए। जो लोग अभी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं वो जीएस की क्लास को ज़्यादा ध्यान देंगे स्टूडेंट। ये हिंदी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जो हिंदी के और क्वेश्चन है 2024 के वो भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा जल्द से जल्द। चलिए इसी के साथ सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू स्टूडेंट, वेलकम। हमारे यूट्यूब चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अगला टॉपिक हमारा है वाक्यांग भेद। वाक्य के अंग भेद, रचना, पदबंध एवं विराम चिन्ह। इससे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे उत्तर प्रदेश पुलिस में, तो क्यों ना इस टॉपिक को भी पढ़ ले जाए स्टूडेंट एक बार। हमें कुछ नहीं छोड़ना स्टूडेंट, कुछ नहीं छोड़ना हमें इस बार, क्योंकि हमने ठान रखा है कि इस बार हमें सिलेक्शन लेके ही मानना है, ठीक है। तो इस बार हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे स्टूडेंट। हम 15वें टॉपिक पर हम पहुंच चुके हैं। बस ऐसे धीरे धीरे सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। अलंकार रच छंद पढ़ेंगे हम, बड़ा मजा आएगा कसम से स्टूडेंट। आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बस आप लोग पढ़ते रहें, ठीक है। तो हम
टॉपिक जो हमारा टॉपिक है 15वां टॉपिक पर हम आ गए हैं उस टाइम। और जो 15वां टॉपिक है वो हमारा क्या है ये आपको सामने है। इसके हम मात्र 15 क्वेश्चन पढ़ेंगे और 15 क्वेश्चन में देखेंगे कि इसमें क्या होने वाला है। तो देखेंगे इसका पहला क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में कौन सा विकल्प विराम भेद उनके चिन्ह को सम्मिलित नहीं करता है। तो बताएंगे कौन सा हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो पूर्ण विराम होता है, अल्पविराम होता है, योजक चिन्ह। ये तो योजक नहीं होता उस टाइम, तो आपको ही पता होगा कि सर योजक नहीं होता। इसे हम क्या बोलते हैं आप लोग जानते हैं, एक बार कमेंट करके बताएं इसे हम किस नाम से जानते हैं। ये लाघव चिन्ह होता है उस टाइम, ये लाघव चिन्ह बोलते हैं। जहाँ शॉर्टकट बातें लिखनी होती है संक्षिप्त रूप में उसको हम यूज करते हैं। योजक चिन्ह लंबा होता है, योजक चिन्ह जो होता है वो इस तरह से होता है। ठीक है उस टाइम। योजक चिन्ह का सही उदाहरण बताना है कौन सा होगा, पूछ लिया क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग जानते हैं योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे जानते हैं क्या हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन। योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा होगा। शिवाजी, शिवाजी और विशेष भाई बहन हैं। हेमा गुनगुन माया सहेलियां हैं। रोहन ने कहा मुझे नहीं, ये तो निर्देशक हो जाएगा। तो पहला ही सही है। कौन सा जगह पहला, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, पहला ही सही है। नेक्स्ट है कौन सा विकल्प उदाहरण चिन्ह का है। वाह गजब क्वेश्चन है। उदाहरण चिन्ह उसे कहते हैं जिस बात को हम जो का त्यों रखते हैं उदाहरण चिन्ह है। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें किसी में भी उदाहरण चिन्ह नहीं लगा हुआ स्टूडेंट। इस प्रश्न का बिल्कुल खत्म कर देंगे कि इसमें किसी में उदाहरण चिन्ह नहीं है। देख लो आप उदाहरण चिन्ह क्या होते हैं, इनवर्ट कॉमास होते हैं, इनमें उदाहरण चिन्ह बोलते हैं। ऐसे बनते हैं उदाहरण चिन्ह। तो ये इनवर्ट कॉमास है, तो ये किसी में नहीं है, किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो इसे जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने प्रश्न का ऐसा माना है क्योंकि क्वेश्चन गलत है। निम्नलिखित में प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प चयन करना है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वाह गलत। किसके व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा क्या होगा ऑप्शन एक बार बता देंगे। तो आपको पता है कि किसी व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए उसके नीचे हलंत लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, हलंत। अगर हमने का को ऐसा लिखा है इसके अंदर स्वर के वाची कोई नहीं है, अब इसे हलंत लगा देते हैं। ध्यान रखना ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था ऑप्शन, ध्यान रखना। किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इस बात का भी आपको बताया था मैंने कि किसी बात को ज्यों का त्यों कहने के लिए उदाहरण चिन्ह लगाते हैं, इनवर्टेड कॉमास। कौन लगाते हैं, इनवर्टेड कॉमास। हिंदी में अल्पविराम का चिन्ह कौन सा है, तो आप लोग जानते हैं अल्पविराम का चिन्ह कौन सा है, तो आप जानते हैं कॉमास होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अल्पविराम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए हैं। 7 पर कोष्टक में जो विराम चिन्ह दिया गया है इस विराम चिन्ह को क्या कहते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं इसे कहते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या कहते हैं इसे, विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं, ध्यान रखना। निम्न में से योजक चिन्ह कौन सा है, तो सब लोग जानते हैं योजक चिन्ह कौन सा है। तो योजक चिन्ह हो जाएगा ये, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। इस विराम चिन्ह को किस नाम से जानते हैं जो कोष्टक के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे क्या हो जाएगा क्वेश्चन 9 का। तो सही आंसर हो जाएगा प्रश्नवाचक। कहते हैं इसको क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक। वाक्यों को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो वाक्यों को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। वाक्यों को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हैं। तो उसे पूर्ण विराम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, पूर्ण विराम। तो ध्यान रखेंगे उसे पूर्ण विराम कहते हैं, ध्यान रखेंगे। हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा है। वाह गजब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11। तो कौन नहीं जानता इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ध्यान रखना है। समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। समानाधिकरण यानी कि समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा। और जहां एक जैसे अर्थ वाले शब्द होते हैं वहां अल्पविराम का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसका, अल्पविराम। ध्यान समझने के मध्य अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग होता है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। काकश पद का उपयोग कब होता है। काकपद, काकपद बोलते हैं छोटे अंश को जब पूरा पद के लिए करते हैं। बताओ, तो छोटे अंश के लिए करते हैं काकपद का उपयोग, छोटे अंश के लिए काकपद छोटे अंश के लिए करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। इनमें से किस चिन्ह का अर्थ आधा रुकना है, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का मतलब क्या होता है, अर्धविराम का मतलब होता है आधा रुकना। इसे अर्धविराम बोलते हैं, इसे अल्पविराम बोलते हैं, इसे पूर्ण विराम बोलते हैं, इसमें बीच में अधिबोधक चिन्ह बोलते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा अर्धविराम। क्या हो जाएगा, अर्धविराम हो जाएगा, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर आधा रुकना बोलते हैं अर्धविराम को। नेत्र जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हारा दिल लूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है, तो सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा कि वो इन्वर्ट कॉमा में है ना, कि नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हारा दिल दूंगा, तो उदाहरण चिन्ह है। ऑप्शन नंबर 3 प्रश्न का सही आंसर होगा क्वेश्चन। अगला टॉपिक की ओर चलते हैं। वेरी गुड। वाक्य तो अशुद्धियां। इसके 25 क्वेश्चन रहेंगे क्वेश्चन, ये हमारा 16वां टॉपिक रहेगा, 16वां टॉपिक। ठीक है, देखते हैं कहाँ गलती है। निम्नलिखित वाक्य गलत वाक्य की पहचान करें। सही वाक्य की पहचान करनी है क्वेश्चन, बताना है सही वाक्य कौन सा होगा। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा, रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा।
मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊँगा, मैं रविवार दिन को तुम्हारे घर आऊँगा। एकदम वैसे ही गलत है ऑप्शन। तो मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, रविवार के दिन नहीं, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। रविवार आ गया, दिन नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। ध्यान रखेंगे, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सही वाक्य की पहचान करनी है। क्या वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। वह क्या जाने मैं कैसे जी रहा हूँ। मैं कैसे जी रहा हूँ। वह कैसे जाने जाने कि मैं जी रहा हूँ। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। वे क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। तो इसमें सही जो होगा वो क्या होगा, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए ही सही है इसका, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर बताना है। श्री कृष्ण के अनोखे नाम थे, अनेकों नहीं होता है स्टूडेंट, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अनेकों तो कहीं आएगा नहीं, श्री कृष्ण के का नहीं, श्री कृष्ण के अनेक नाम थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये भी गलत है, अनेकों आ गए इसमें, अनेकों आ गए इसमें, का आ गया, इसलिए गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सही वाक्य का चयन करना है। वे धीमी स्वर में बोला, वे धीमे स्वर में बोला, नहीं नहीं बोले होता है यहाँ पे, गलत हो जाएगा। तो वह धीमे स्वर में बोले, गलत हो जाएगा। वह धीमे स्वर में बोला, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। वह धीमे स्वर में बोला, वह धीमे स्वर में बोला, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है, सही वाक्य की पहचान करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर, और इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वस्व शांति है। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वविदित शांति है। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वहारा शांति है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर बताएंगे क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है। सर्वत्र होता है, ऑप्शन नंबर चारों तरफ होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। सही वाक्य के चयन करना है। वह देर से सोकर उठता है, वह देर के साथ सोकर उठता है, वह देर तक सोकर उठता है, वह देर को सोकर उठता है। तो इसका कौन सा सही होगा, ऑप्शन बताओ एक बार। वह देर के साथ सोकर उठता है, वह देर से सोकर उठता है, वह देर तक सोकर उठता है, मतलब क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, वह देर तक सोकर उठता है। ठीक है, देर से सोकर नहीं, देर तक सोकर उठता है, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। आप नानी के घर जाओ, जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है वह क्या होगा, आप नानी के घर जाओ। तो बताएंगे सही क्या होगा। तो निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सही अच्छा विकल्प है। तो बताओ इसे, आप नानी के घर जाओ क्या कहेंगे, आप नानी के घर जाइए, या आप नानी घर जाओ, आपने नानी के घर जाना है, आप नानी के घर जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही हो जाएगा, आप नानी के घर जाइए, ऑप्शन नंबर ए लगा दो। निम्न विकल्प में सही विकल्प का चयन करना है, क्या होगा शुद्ध रूप। विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है, विद्यालय में बाएं क्या है, क्वेश्चन बिल्कुल गलत है, इसका सही करना है क्वेश्चन। सही कैसे बोलेंगे तो विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है, विद्यालय की बाईं ओर, ऐसा पढ़ेंगे, विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए, उस विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य को शुद्ध रूप में बताया। मैं गाँव जाना है, मैंने गाँव जाना है, मैंने तो भैया ये तो एक एटीट्यूड हो जाता है। ठीक है, तो मैंने नहीं आता, मुझे गाँव जाना है, मुझे गाँव जाना है, ऑप्शन नंबर बी लगा दो, मुझे गाँव जाना है, ऑप्शन नंबर बी। मैंने यह काम कर लेना चाहिए, मैंने नहीं होता है, आप मैंने तो एक मैंने नहीं होता है ऑप्शन, तो ऐसे ध्यान से बताना है। तो मैंने में ये महीने में ही गलती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। इनने ऐसा तो पूछा था ना कि इसमें गलती कहाँ है, मैंने यह काम कर लेना चाहिए, मैंने नहीं, मुझे यह काम कर लेना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए में ही एरर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन की ओर आ गए हम स्टूडेंट 11। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, शुद्ध वाक्य कौन सा है। उसका ही शिमला जाना है, उसने शिमला जाना है, उससे शिमला जाना है, उसे शिमला जाना है। तो साफ साफ दिख रहा है उसे शिमला जाना, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, सभी मिलकर स्कूल जाता है, सभी मिलकर स्कूल जाता है, तो सही है वाक्य क्या होगा। तो सभी मिलकर स्कूल गए, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, सभी साथ स्कूल जाते हैं, सभी साथ स्कूल जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं। ठीक है, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, बिल्कुल सेम ढूंढना ऊपर जैसा, तो बस इसमें एक एरर है, जाते हैं होगा, जाता नहीं जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। उन्होंने कहा जाना है, उन्होंने कहा जाना है वाक्य में किस प्रकार से दिया है। तो उन्हें कहाँ जाना है, उन्हें, उन्होंने कह देना, उन्हें होता है,
उन्हें कहाँ जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है उन्हें, जो सर्वनाम संबंधी गलती है, यहाँ उन्हें होता है, सर्वनाम संबंधी गलती है, ऑप्शन नंबर ए में ही एरर है। ध्यान रखना, सर्वनाम संबंधित एरर है, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, क्वेश्चन नंबर 14 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर बताएंगे, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। आज मैं यहीं रहूंगा, क्या तुम कॉलेज जाते हो, अभी तक पत्र नहीं मिला, सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, सज्जन लोग भला ही सोचते हैं। तो सज्जन लोग भला सोचते हैं, भला ही सोचते नहीं, भला सोचते हैं, ऐसे होते ही गलत है। सज्जन लोग भला सोचते हैं, भला ही नहीं भला सोचते हैं, ठीक है। तो इसमें जोर निपात है, इसमें तो ऐसे निपात में ऐसे दी है, भला ही सोचते हैं, और कुछ नहीं सोचते सज्जन लोग। बताइए आप लोग, और कुछ भी सोचते होंगे ना। इन्हें कहा बस सज्जन लोग भला ही सोचते हैं। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट। मुझे आज खाने का मन नहीं होती, मुझे आज खाने के मन नहीं होती, इसमें कौन सी गलती है बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ गए हैं। तो मन नहीं होती है, अगर इसमें गलती है, मन नहीं होती है, मन नहीं होता, मुझे खाने का आज मन नहीं होता होती थोड़ी ना। मैंने घर जाना है, मैंने घर जाना है, मैंने घर नहीं जाना, मुझे घर जाना है। ऑप्शन नंबर ए में ही एरर है, ध्यान रखना। मैंने नहीं होता यहाँ पे, मुझे घर जाना है, या मैंने, ठीक है, ध्यान रखना है, मुझे घर जाना था, मुझे होता है यहाँ पे। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य बताना है। क्वेश्चन नंबर 16-17 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 17 में सही आंसर कौन सा होगा। कृष्ण जी के अनेकों नाम है, अनेकों नहीं होते ऑप्शन, अनेक नाम होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में एरर है। पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है, वेरी गुड। शोभना बहुत मीठा गाती है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, मैं अभ्यास कर रहा हूँ, ये भी सही है। तो कृष्णा जी के अनेकों नाम नहीं, अनेक नाम होते हैं, यहाँ पे एरर ये है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ गए थे। आज क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चल दिए हम। 18 क्या है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ गए, किसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो तुम्हें अब, हम अब नहीं समझा सकूंगी, तुम्हें हम अब नहीं समझा सकूंगी, कितना गलती दिखी इसमें बताओ। तो मेरा यह कोई काम नहीं है, मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, उससे बोलकर मैं थक गया हूँ, उसके बाद मेरा काम कर दीजिए, ठीक है। तो तुम्हें हम अब नहीं समझा सकेंगे, ऐसा होता है, तुम्हें हम अब नहीं समझा सकेंगे भैया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्यों को पहचानिए, कौन सा वो शुद्ध 19 पर आ गए हैं। क्वेश्चन 19 का सही आंसर बताएंगे। राधा घर नहीं है, राम पाठशाला बैठा है, पाठशाला बैठा है, मैं आप उससे सुने। और मेरे एक नाटक का अनुवाद कीजिए, मेरे एक नाटक का अनुवाद कीजिए, ऑप्शन नंबर डी ही सही है इसका। मेरे एक नाटक का अनुवाद कीजिए, या मैंने एक नाटक का अनुवाद किया, ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, सही विकल्प छाटिना है, ऑप्शन नंबर 20 पर आ गए हैं। जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। व्यर्थ नष्ट नहीं ना करें, नहीं करें, नहीं ना करें, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करें। अच्छा, गलती है वर्तनी में, आइए। तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसका दाम देते जाओ, तुम इसके दाम देते जाओ, और तुम इसका दाम देते जाओ। तो बताओ सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर, तुम इसके दाम देते जाओ, इसका नहीं, इसके, तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसके तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसके दाम देते जाओ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सी दोनों सेम है, यानी कि पहला और तीसरा सेम है, तुम इसके दाम देते जाओ, देते जाओ, तो दोनों सही होंगे, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों। अशुद्ध बताना है, ऐसे अशुद्ध है कौन सा है, गलत। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ गए हैं। सूखे इलाकों में पानी की आपूर्ति के लिए बारिश का या बर्फबारी बढ़ाई जा सकती है। युद्ध के समय गीता को लिखना कृष्ण के लिए बस की बात थी। वे तक भी अपनी बीमारी को लेकर दुखी थे, स्वयं वे भी। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, स्वयं वे तक भी अपनी बीमारी को लेकर दुखी थे, शुद्ध वाक्य है, जिसमें शुद्ध वाक्य होगा स्वयं वे भी अपनी बीमारी को लेकर दुखी थे, स्वयं वे भी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे, 22 का सी लगा देंगे। क्या लगा देंगे, सी, ऑप्शन नंबर सी लगा देना, 22 का ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 पर आ गए हैं, 23 पर। यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी पूर्वक, दुर्गम दुर्गम गलत लिखा हुआ है ऑप्शन शुद्ध वर्तनी के हिसाब से। तो क्वेश्चन नंबर 23 का बी में गलती है, दुर्गम, दुर्गम वर्ड गलत है, तो लिखा जाएगा दुर्गम, ध्यान रखना है। आप निसंकोच चले आओ, आप निसंकोच, क्वेश्चन नंबर 24 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या हो जाएगा, इस वाक्य त्रुटि बताना है। आप निसंकोच चले आ जाइए, चले आओ नहीं चले जाइए, आप निसंकोच चले जाइए, ऑप्शन नंबर सी लगा दो, चले जाइए। निम्नलिखित वाक्य में वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 25 पर आ गए हैं। वह स्वयं आएगा, वह स्वयं आएगा, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, वह स्वयं आएगा।
अगले टॉपिक पर आ गए वाक्यांश के लिए एक शब्द वाह। गजब का टॉपिक है। टॉपिक नंबर 17। इसके हम 21 प्रश्न पढ़ने वाले हैं कुछ ही पल में। कितने प्रश्न? 21। विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा होगा? तो विरोधी पक्ष का विपक्षी बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? विपक्षी। तो विपक्षी को बोलते हैं विरोधी पक्ष का, ध्यान रखना है। और पक्षपाती बोलते हैं जो किसी पक्ष का समर्थन करे। द्विपक्षीय जिसमें दो दल हों, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इनमें से जो पहले कभी ना हुआ हो, इनमें से जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसे क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होने वाला है। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे कहते हैं अभूतपूर्व। क्या कहते हैं उसे? अभूतपूर्व। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, अभूतपूर्व। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, जो बीत चुका हो उसे भूतपूर्व कहते हैं। अनादि जिसकी सीमा ना हो, अनादि। अद्वितीय जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय उसे बोलते हैं, ध्यान रखना है। ये अनादि वर्ड है, ध्यान रखना। अनादि जो लिखा हुआ है ना, अनादि वर्ड है। क्या है? अनादि। और अनादि का मतलब होता है जिसकी सीमा ना हो, ठीक है, अनादि। और अद्वितीय जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। अभूतपूर्व जो बीत चुका हो, अभूतपूर्व जो पहले कभी ना हुआ हो, ध्यान रखना। नेक्स्ट है जो भेदा न जा सके। जो भेदा न जा सके, जो भेदा न जा सके उसे क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हैं। तो इसका सही आंसर होगा अभेद बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? अभेद। जो भेदा न जा सके, अभेद। क्या बोलेंगे उसे? अभेद बोलेंगे, जो भेजा न जा सके। इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता है उसे व्यक्त करने के लिए कौन शब्द है? तो इसका सभी लोग जानते हैं। तो जिसका जन्म अंडे से होता है, जिसका जन्म अंडज होता है, उस ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, अंडज। नेक्स्ट है उनके लिए एक शब्द की सही जोड़ी कौन सी है? जो बहुत बोलता है वाचाल, जो कुछ नहीं जानता अज्ञ, जो मापा न जा सके अपरिमेय, जो अनुकरण करने योग्य हो विश्वसनीय। जोड़ी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा डी हो जाएगा। अनुकरण करने योग्य विश्वसनीय नहीं होगा, इसका अनुकरण नहीं होगा, ठीक है। माँ की बहन संबंध को बताने वाला सार्थक शब्द कौन सा होगा? तो माँ की बहन मौसी होगी। क्या होगी? मौसी। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए। माँ की बहन को कहते हैं मौसी। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर होगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर वी हो जाएगा, ध्यान रखना है। तो माँ की बहन का संबंध बताने वाला जो सही आंसर होगा वो कौन हो जाएगा? उसे कहते हैं मौसी। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर होगा, ध्यान रखना स्टूडेंट। अगले प्रश्न पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है। बहुत बड़ा चलकर कहीं गई युक्ति को क्या कहते हैं? तो आप लोग जानते हैं, उसे कहते हैं अतिशयोक्ति। क्या कहते हैं उसे? अतिशयोक्ति कहते हैं, जो बहुत बड़ा चढ़ा कहते हैं। भूमिका क्या होता है? पुस्तक के प्रारंभ के लेखक का वक्तव्य बोलते भूमिका। पुस्तक के प्रारंभ में लेखक का वक्तव्य क्या कहलाता? भूमिका। अवैतनिक, बिना वेतन या वेतन न लेने वाला व प्रश्न के रूप में पूछे जाने वाले, पूछने योग्य, प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य होता है पृष्ठव्य, ध्यान रखना। मैंने आपको सभी का आंसर बताया। भूमिका होता है जो पुस्तक के प्रारंभ में लेखक का वक्तव्य होता है, उसे भूमिका कहते हैं। अवैतनिक होता है जो बिना वेतन के काम करने वाला या वेतन न लेने वाला। पृष्ठव्य, प्रश्न के रूप में पूछे जाने वाले योग्य प्रश्न, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए हैं। उपकार को मानने वाला, उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है? सब लोग जानते हैं इसका आंसर। तो उपकार को मानने वाला होता है कृतज्ञ। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। और उपकार को ना मानने वाला कृतघ्न। और धर्म को जानने वाला धर्मज्ञ, ठीक है, धर्मज्ञ हो जाएगा। धर्म को जानने वाला धर्मज्ञ। दूसरों को उपकार करने वाला, दूसरों पर उपकार करने वाला होता है परोपकारी। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। उपकार को करने वाला कृतज्ञ, उपकार को ना करने वाला कृतघ्न, दूसरों पर उपकार करने वाला परोपकारी, और धर्म को जानने वाला धर्मज्ञ। जो किसी की स्थिति को में टालना जा सके, जो किसी भी स्थिति में टालना जा सके। 9 पर आ गए हैं। जो किसी भी स्थिति में टालना जा सके के लिए एक शब्द होगा अनिवार्य। क्या होगा? अनिवार्य होगा। बिल्कुल अनिवार्य करना ही है आपको। जो कभी संभव ना हो असंभव होगा। जो कभी असंभव ना हो, जो जीवन भर रहे आजीवन, और जो असंभव ना हो संभव, ठीक है। जो संभव ना हो असंभव, और जो संभव हो असंभव। जो असंभव ना हो उसे कहते हैं संभव, और जो संभव ना हो असंभव। जो असंभव ना हो संभव, और जो संभव ना हो असंभव। उल्टा हो जाता है, ठीक है, ध्यान में। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, बताना अच्छा विकल्प कौन सा है। रात में घूमने वाला क्या कहलाता है? ऑप्शन सभी लोग जानते हैं।
निशाचर कहलाता है, रात में घूमने वाला निशाचर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो तपस्वी किसे कहते हैं? वह जो बराबर तपस्या करता है। और अजर किसे कहते हैं? वह व्यक्ति जो कभी बूढ़ा ना हो। जो बराबर तपस्या करता है उसे तपस्वी, और जो कभी बूढ़ा ना हो अजर। जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो, जिसका उत्साह नष्ट हो गया, कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो बोलते हैं हतोत्साहित। क्या कहते हैं? हतोत्साहित बोलते हैं उसे। और उद्यमी यानी उद्यम परिश्रम का उद्यमी कर कहलाता है। और जिज्ञासु जो जानने की इच्छा रखता है। उत्साही आनंद तथा तपस्या कर कार्य में लगने वाला। जिसे करना बहुत कठिन हो, जिसे करना बहुत कठिन हो क्या कहलाएगा? क्वेश्चन नंबर। तो जिसे करना बहुत कठिन होता है उसे कहते हैं दुष्कर। क्या कहते हैं? जिस पर विजय पाना कठिन हो दुर्जय। जिस पर विजय पाना कठिन हो उसे दुर्जय। जिसे करना बहुत कठिन हो तो दुष्कर। जिस पर विजय पाना बहुत कठिन हो दुर्जय। अनुचित आग्रह जित दुराग्रह बोलता है। और जल संग्रहित करने का गड्ढा पुष्कर या पोखर। ध्यान रखना, जहाँ जल को इकट्ठा करते हैं उसे बोलते हैं पुष्कर या पोखर। अपराध बोध से होने वाली ग्लानि क्या कहलाती है? वाह, कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो अपराध बोध से होने वाली ग्लानि को कहते हैं पश्चाताप। क्या कहते हैं? पश्चाताप। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। जो काम करना कठिन हो वह क्या कहलाता है? मैंने और भी आपको आंसर बताया, ध्यान रखना। जो काम करना कठिन हो तो क्या कहलाता है? तो जो काम करना कठिन हो उसे दुष्कर कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? दुष्कर। क्या कहेंगे? दुष्कर कहेंगे। दोभर जिसे सहना कठिन हो। दोभर बोलते जिसे कहते हैं सहना कठिन हो। जिसे सहना कठिन हो, क्या करना? सहना। जिसे सहना कठिन हो उसे दोभर। और कठिन कितना बोलते? चुनौतियापूर्ण होना उसे बोलते कठिन। जो संभव ना हो असंभव। चुनौतियापूर्ण होना क्या कहलाता है? कठिन। और जो संभव ना हो असंभव कहलाता है। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आत्मकथा। क्या हो जाएगा? आत्मकथा। यहाँ पे एक बात और बताओ तुम्हें, आप सुनोगे? सुनना, देखो अपने जीवन पर लिखी गई कथा कहलाती है आत्मकथा। और रेखाचित्र क्या होता है? एक बात और ध्यान रखना, रेखाचित्र किसी व्यक्ति या वस्तु का रेखाओं द्वारा बनाया गया चित्र, उसे बोलते हैं रेखाचित्र। किसी व्यक्ति या वस्तु का रेखाओं द्वारा बनाया गया चित्र रेखाचित्र। और संस्मरण क्या होता है फिर? किसी के जीवन की घटनाओं का रोचक वर्णन या आत्मग्लानि। ध्यान रखना, किसी अनुचित कार्य को करने के बाद स्वयं पर होने वाला पछतावा, आत्मग्लानि वो होता है। और संस्मरण किसी के जीवन की घटनाओं को रोचक वर्णन या, ठीक है, किसी के जीवन की घटनाओं का रोचक वर्णन उसे कहते हैं संस्मरण। और रेखाचित्र किसी व्यक्ति या वस्तु का रेखाओं द्वारा बनाया गया चित्र। और आत्मग्लानि किसी अनुचित कार्य के बाद स्वयं पर होने वाला पछतावा उसे कहते हैं आत्मग्लानि। ठीक है, तो वैसे जो पूछा था आपने अपने जीवन पर स्वयं लिखी गई कथा वो आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। नेक्स्ट, जिसका संबंध आध्यात्म से है होगा क्वेश्चन नंबर 16। जिसका संबंध आध्यात्म से बोलते हैं आध्यात्मिक। क्या बोलते हैं? आध्यात्मिक। धर्म से आस्था रखने वाला धार्मिक होता है। और शास्त्र संबंधित करने और नैतिक के रूप में होना शास्त्रीय कहलाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और नैतिक के बारे में तो आप जानते ही हैं, नीति के अनुरूप होने वाला नैतिक कहलाता है, नीति के अनुरूप। नेक्स्ट, जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो कठिनाई से मिलता है सब लोग जानते हैं, उसे दुर्लभ बोलते हैं। जो कठिनाई से मिलता है उसे क्या बोलते हैं? दुर्लभ। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दुर्लभ बोलेंगे जो कठिनाई से मिलता है। और जहाँ पहुँचना कठिन हो दुर्गम बोलते थे, जहाँ पहुँचना कठिन हो दुर्गम। और ये बात आपको अगम ना चलने वाला बोलते हैं अगम, ना चलने वाला अगम। और जो आसानी से उपलब्ध हो सुलभ। ध्यान रखना है बात भी। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है, सर्वज्ञ। और बहुज्ञ क्या होता है? बहुज्ञ बहुत कुछ बातें जानने वाला। बहुज्ञ अज्ञ जिसके ज्ञान या समझ ना हो उसे अज्ञ कहे, जिसमें ज्ञान या समझ ना हो अज्ञ। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी। ग्रंथ के बचे हुए अंश को प्राय अंत में जोड़े जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? वाह गजब क्वेश्चन 19। तो उसे बोलते हैं परिशिष्ट। क्या बोलते हैं? परिशिष्ट बोलते हैं। ग्रंथ के बचे हुए अंश को जो प्राय अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परिशिष्ट कहते हैं।
और संदर्भ सूची किसे कहते हैं? संदर्भ सूची कहते हैं श्रोता की सूची अर्थात जिन्हें शोध कार्य में संदर्भित किया गया है। अनुक्रमणिक का अंत की शब्द सूची वो तो बोलते हैं अनुक्रमणिक सूची क्या है, जैसे अंत की शब्द सूची को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, परंपरा से चली आ रही, बताओ क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर। तो परंपरा से चली आ रही के लिए वाक्यांश के लिए सटीक बोला अनुश्रुति, यानी ये लोगों से सुनी गई या परंपरा से चली आ रही उसे बोलते हैं अनुश्रुति। ये बात आपको ध्यान रखनी है क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुश्रुति, ये बात आपको ध्यान रखनी है, अनुश्रुति हो जाएगा इसका सही आंसर। उपकार को याद करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? क्वेश्चन में 21 पर आ गए हैं। तो उपकार को याद करने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द होगा कृतज्ञ, क्या कहलाता है? वो कृतज्ञ कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और बहुत काम करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? कर्मठ, बहुत काम करने वाला। और बहुत काम करने वाला व्यक्ति कर्मठ कहलाता है, और दिए गए उपकार को भूल जाने वाला कृतघ्न कहलाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। हम अगले टॉपिक पर आए, टॉपिक नंबर 18 पर हम आ गए हैं क्वेश्चन। वाह, हम यूं ही चलते रहेंगे क्वेश्चन। 18वें टॉपिक पर हम आ गए हैं। इसके 14 प्रश्न हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन, बहुत ही गजब के क्वेश्चन है। वाच्य, यहाँ पढ़ा नहीं जाता, यहाँ पढ़ा नहीं जाता, इन वाक्य में कौन सा प्रयोग है? यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कर्मवाच्य है, यहाँ पढ़ा नहीं जाता कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। यहाँ पढ़ा नहीं जाता, यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कर्मवाच्य है, ध्यान रखना है। परिवर्तन करने वाले 4 विकल्प दिए, उस विकल्प का चयन करें जो निर्देशन वाक्य को परिवर्तन करने वाला सही है। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, इसका कर्मवाच्य बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए हैं। पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया, ये बन जाएगा कर्मवाच्य। पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। राधा स्कूटी चला रही है, इसका भाववाच्य बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हैं। राधा स्कूटी चला रही है, इसका भाववाच्य क्या बनेगा, ये पूछा है। तो राधा से स्कूटी चलाई जाती है, राधा से स्कूटी चलाई जाती है, ध्यान रखना है। तो इसका भाववाच्य बन जाएगा राधा से स्कूटी चलाई जाती है। भाव की प्रधानता है, ध्यान रखना। भाववाच्य बन जाएगा राधा से स्कूटी चलाई जाती है। निम्नलिखित में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का आप इस किताब को पढ़ें, इसका कर्मवाच्य बनाना है। आप इस किताब को पढ़ें, इसका कर्मवाच्य बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं। तो इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है, इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है, द्वारा आ गया, कर्मवाच्य बन गया, क्वेश्चन ध्यान रखना है। बहुत ही जानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन आप पढ़ो तो सही, आपको बहुत कुछ मिलेगा पढ़ने के लिए, आप समझ के पढ़ना। आम खाया जाता है, मैं कौन सा वाच्य? आम खाया जाता है, आम खाया जाता है कर्मवाच्य होगा, क्या होगा बताओ? क्वेश्चन नंबर 5 क्या क्या जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। आम खाया जाता है सही आंसर है, कर्मवाच्य होगा। वेरी गुड क्वेश्चन, क्या होगा? कर्मवाच्य। आम खाया जाता है, कर्म आ गया। क्वेश्चन नंबर हाथी ने केले खाए, हाथी ने केला खाया, कर्मवाच्य बन के आप क्या बनेगा इसका? तो हाथी द्वारा केला खाया गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाथी द्वारा केला खाया गया। क्वेश्चन नंबर हाथी केला खा लिया, हाथी केला खा लिया। तो हाथी द्वारा केला खाया गया, यह होगा ऑप्शन नंबर सी। 7 पर आ गए हैं। वाच्य कितने भेद होते हैं? सबको पता है कि वाच्य कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं सर वाच्य के। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, सबको पता है ना क्वेश्चन, ध्यान रखना। मैं खाता हूँ कर्मवाच्य रूप होगा, इसका क्या होगा? मैं खाता हूँ, तो कर्मवाच्य होगा मुझसे खाया जाता है, मुझसे खाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गए हैं। कर्मवाच्य प्रधान होता है, क्या करता है? भाव, विचार या कर्म। तो इसका कौन आंसर नहीं जानता होगा? कर्म होता है कर्मवाच्य प्रधान। वाच्य कितने प्रकार हैं? सबको पता है, बताए 3 प्रकार है वाच्य के। कितने प्रकार हैं? 3। पुस्तक पढ़ी जाती है, इनमें कौन सा वाच्य है? पुस्तक कर्म आ गया, कर्मवाच्य है, क्योंकि पुस्तक के कर्म है, पुस्तक के जब कर्म है तो कर्मवाच्य होगा। भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है, ये पूछा है। भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12 पर आ गए हैं। तिलक ने खाना नहीं खाया जाता, तिला से खाया नहीं जाता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाववाच्य। उससे 2 पत्र लिखे जाएंगे, इस वाक्य कौन सा कृत वाच्य लिखिए। तो उसके 2 पत्र लिखे जाएंगे, उससे 2 पत्र लिखे जाएंगे, वाच्य का कृत वाच्य लिखे, वह 2 पत्र लिखेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पंछी पानी पीते हैं, इसमें कर्मवाच्य रूप क्या होगा?
पंचों से पानी पिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, पंचों से पानी पिया जाता है। ध्यान रखना ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर होगा सी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर आ गए हैं, रेगिस्तान की पूर्ति करो। इन प्रश्न पर पहुंच गए हैं। तो हम चैप्टर नंबर 19 पर आ गए हैं। हमारे 22 टॉपिक हैं, हम इसी टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करेंगे जल्द से जल्द ऑप्शन। ठीक है, आप देखते रहे मेरे साथ और पढ़ते रहे। देखो हमारा पहला क्वेश्चन है कि अभिषेक घर चला गया, बताओ किसके घर चला गया? अपने घर। इस प्रकार उस बताओ क्या लगेंगे इसमें। तो अभिषेक अपने घर चला गया, ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए सर। क्या लगा दीजिए? अपने घर चला गया। नेक्स्ट, ये आपको उत्तर प्रदेश पुलिस जेल वार्डन में पूछा गया क्वेश्चन था। क्वेश्चन, गिलास तोड़ा किसने? उसने तोड़ा गिलास, उसने लगा दो वी ऑप्शन। ऑप्शन नहीं, या किसने? गिलास किसने तोड़ा ऐसा पूछेंगे ना, उसने नहीं, गिलास किसने तोड़ा। ऑप्शन नंबर सी लगाना ऑप्शन है, उसने मत लगा देना, गिलास किसने तोड़ा। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम श्याम है, वाह। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम क्या है? श्याम है। किसका नाम? उसका। लगा दो बी ऑप्शन, वेरी गुड। नेक्स्ट है, आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की खराब कर दी है, क्या? सूरत, मिट्टी, बालू, दिमाग या मिट्टी, बताओ क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर, आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की खराब कर दी है, क्या दिमाग खराब कर दी? सूरत। लगा दो मिट्टी खराब कर दी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, मृग घास चर रहा है, मृग घास खा रहा है, मृग 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 किसे बोलते हैं? ऑप्शन एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर। मृग शाबाश घास खा रहा है, ऑप्शन नंबर डी साबक। मृग साबक घास खा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए। ऑप्शन की वाक्य में सही रेगिस्तान भरना है। तो बताइए, यह कविता लिखी है, यह कविता किसने लिखी है? मैंने लिखी है, यह कविता मैंने लिखी है, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, यह कविता मैंने लिखी है। गांव के लोगों को कहते हैं, क्या कहते हैं? गंवार। जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर। गांव के लोगों को कहते हैं गंवार व्यक्ति। ले भैया, हम भी तो गांव के हैं, हम भी गंवार हो गए फिर तो भैया। तो बताओ गांव के लोग क्या कहते हैं? गंवार व्यक्ति कहते हैं। जो भी स्टूडेंट गांव के हैं वो गंवार है, समझ लेना, ठीक है, ये कहावत है। नेक्स्ट है, माँ ने बाजार से खरीदा, माँ ने बाजार से खरीदा, क्या खरीदा भैया? बताओ क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर। तो माँ ने बाजार से साड़ियाँ खरीदा, साड़ियाँ। तो माँ ने बाजार से साड़ियाँ खरीदा, एक छाता खरीदा, जलेबियाँ खरीदे, एक छाता खरीदा, खरीदे, साड़ियाँ खरीदी, जलेबियाँ खरीदे, ये तो गलत हो जाएगा। माँ ने बाजार से साड़ियाँ खरीदे, क्या खरीदे? साड़ियाँ, बहुत सारे खरीदे ना, साड़ियाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उद्यमी कभी भी हाथ पर नहीं बैठते, वे तो कुछ करके ही दिखाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है, तो उद्यमी कभी भी हाथ धरे नहीं बैठते, हाथ धरे, और हाथ धरे नहीं बैठते, वे कुछ करके ही दिखाते हैं, ऑप्शन नंबर सी लगा दो ऑप्शन। पक्षी पेड़ों पर अपना बनाते हैं, क्या बनाते हैं? नीर, नीम, नीड़ या नीब। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर नीड़ होता है, घोंसला, नीड़, ऑप्शन नंबर सी। मुहावरा अपना सामान्य अर्थ देकर प्रकट करते हैं, मुहावरे अपना सामान्य अर्थ देकर प्रकट करते हैं, मुहावरे अपना सामान्य अर्थ देकर प्रकट करते हैं, मुहावरे अपना सामान्य अर्थ देकर प्रकट करते हैं, अर्थ देकर क्या करते हैं? अर्थ देकर अर्थ प्रकट करते हैं, बताओ क्या है इसकी जगह? मुहावरे अपना सामान्य अर्थ देकर खालिस्तान अर्थ प्रकट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 पर है, 11 का सही आंसर क्या होगा? ए, विशेष्य शब्द का प्रयोग होगा, किसका? विशेष्य, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की खालिस्तान है, फिर गौरवशाली, फिर खालिस्तान नहीं है, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो वैभवशाली परंपरा, क्या रहा? वैभवशाली परंपरा, ऑप्शन नंबर डी लगा दो, वैभवशाली परंपरा। उसकी बात का उत्तर कोई ना दे सका, सब हो गए, बताओ क्वेश्चन नंबर 13 पर आ गए हैं। तो उसकी बात का उत्तर कोई ना दे सका, सब हो गए, निरुत्तर, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, निरुत्तर, ऑप्शन नंबर बी। संसार में सभी तरह के लोग रहते हैं, कोई उदार हो तो कोई धनवान हो तो कोई, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा? तो संसार में सभी तरह के लोग रहते हैं, कोई उदार हो तो कोई संकीर्ण हो, और कोई धनवान हो तो कोई गरीब निर्धन, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, संकीर्ण और निर्धन, ध्यान रखना ऑप्शन। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्राचीन काल की के से लेकर इस शताब्दी और प्राप्त महान सफलताओं की एक लंबी और परंपरा रही है। क्वेश्चन नंबर 15 पर क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा? उपलब्धियाँ और अनूठी, उपलब्धियों और अनूठी, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, उपलब्धियों और अनूठी।
स्वास्थ्य से समस्याओं के लिए हम दवाओं का सेवन करते हैं और कई उपाय हैं। बताओ क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर, स्वास्थ्य से कई समस्याओं के लिए हम दवाओं के सेवन करते हैं और कई उपाय ढूंढते हैं। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, गणेश जी महाभारत लिखने का तैयार हो गए। उन्होंने एक साथ रखी कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य होने तक बीच में नहीं रुकेंगे। गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो गए, उन्होंने एक साथ रखी। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्या आएगा इसकी जगह बताओ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 17। क्वेश्चन नंबर 17 बताओ। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या आएगा। गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो गए किंतु उन्होंने एक साथ रखी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य समाप्त होने तक बीच में नहीं रुकेगा। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ऑप्शन नंबर डी। कितना अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर ब्लर हो गया भैया, नेट का प्रॉब्लम है। खिड़की का शीशा तोड़ा, बताओ इसमें क्या आएगा। खिड़की का शीशा तोड़ा, क्वेश्चन नंबर 18 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है, जिसने खिड़की का शीशा तोड़ा है वह बता दे। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, माता पिता किसानों को स्वयं के लिए सिखाई की मदद करते हैं। क्या है, माता पिता किशोरों को स्वयं, किशोरों है, किशोरों को स्वयं के सिखाने का मदद करते हैं। क्या आएगा इसमें, क्वेश्चन 19 का सही आंसर। तो क्वेश्चन 19 में सही आंसर आ जाएगा ए, अनुभव हो। क्या हो जाएगा, अनुभव हो। अभी बिलर ठीक हो जाएगा, क्वेश्चन नेट की प्रॉब्लम है। सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए सही और सीधा तरीका यह है कि प्रसन्नता, संतोष, उत्साह, उल्लास की बनाए रखने का पूर्ण किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो मन, स्थिति, प्रयत्न। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, मन, स्थिति और प्रयत्न। ध्यान रखना क्वेश्चन। नेक्स्ट है, क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में क्रिया का होने का संदेह उसे क्या कहते हैं, वाह। क्वेश्चन नंबर 21, संदिग्ध वर्तमान कहते हैं उसे क्या कहते हैं, संदिग्ध वर्तमान। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, संदिग्ध वर्तमान कहते हैं सर उसे। शरीर की सुंदरता है उसका चेहरा और चेहरे की सुंदरता उसकी आंखें क्या होती हैं। बताओ क्या आएगा उसका सही आंसर क्या होगा। वेरी गुड ऑप्शन, कितना अच्छा क्वेश्चन है। शरीर की सुंदरता होता है उसका चेहरा और चेहरे की सुंदरता होती है उसकी आंखें। होता होती आ जाएगा, होता होती, होता होती, होता होती। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, होता होती। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 में, और दोनों शब्दांश है जिन्हें मूल शब्दों में जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर बताएंगे। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्दांश है, उपसर्ग और प्रत्यय लगा देंगे। ऑप्शन नंबर सी, उपसर्ग और प्रत्यय है। वेरी गुड, कितना अच्छा क्वेश्चन था, आलिशान क्वेश्चन क्वेश्चन। और ऐसा क्वेश्चन देखने को आपको जल्दी से नहीं मिलेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। ठीक है क्वेश्चन, तो ध्यान रखना, उपसर्ग और प्रत्यय लगा देंगे इसकी जगह। ठीक है, बहुत हिसाब से चलाना पड़ती है डिस्प्ले। जिस तरह मजबूत इमारतों के लिए मजबूत की जरूरत होती है, उसी तरह सफलता के लिए साफ की जरूरत होती है। बताओ क्या होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर बताओ एक बार। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। तो जिस तरह मजबूत इमारतों के लिए मजबूत बुनियाद की जरूरत होती है, उसी ठीक सफलता के लिए साफ नजरिया। वाह, गजब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, नजरिया बढ़िया होना चाहिए क्वेश्चन तुम्हारा, वो तो सही है ना आपका। नेक्स्ट, क्या मौज मार रहे हो तो आप लोग। सड़कों को करने से लेकर इमारतों को लाल पत्थरों और नानकशाही ईंटों से झलक देने की कोशिश की गई है। बताओ क्या होगा क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा, सड़कों को चौड़ा करने से लेकर इमारतों को लाल पत्थरों और नानकशाही ईंटों से विरासती। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे इसका सही आंसर। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ गए हैं क्वेश्चन। अब हमारे मुहावरे शुरू हो गए क्वेश्चन। क्या शुरू हो गए, मुहावरे। हम देखो कितने मुहावरे पढ़ने वाले हैं आज, और देखेंगे हम लगभग पढ़ेंगे कितने मुहावरे, 31 मुहावरे पढ़ने वाले हम। तो देखो पहला मुहावरा क्या है क्वेश्चन। पहले मुहावरे में क्या पूछा गया ये आप पढ़ेंगे। अर्थ वाले को चयन करना है, क्या करना है, चयन। ओहो हो, इन्हें मिलाना है भैया, क्या करना है, मिलाना है। चित भी मेरी पट भी मेरी, चित भी मेरी पट भी मेरी, क्या करना है भैया। चित भी मेरी पट भी मेरी, तो दोनों ओर से लाभ लाभ, दोनों ओर से लाभ। ऑप्शन नंबर पहले का ये हो जाएगा। चोर के दाने अपराधी भयभीत रहता है, वह नाच नाचना अयोग्यता का दोष सही है। नेकी का दर्जा भला कर भूल जाना। ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सेम है ऑप्शन ही तो। इसका तो पहले का डी ऑप्शन लगा दिए, पहले का पहला, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी। सही है, बिल्कुल सेम। वाग वाग होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। वाग वाग होना तो आप लोग जानते हैं, वाग वाग होना का अर्थ खुश होना। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, खुश होना, खुश होना, वाग वाग होना, खुश होना। नेक्स्ट है, सांप छछूंदर की गति होना, सांप छछूंदर की गति होना, सांप छछूंदर की गति होना, इसका सही अर्थ क्या होगा। पछतावा, असमंजस में पड़ना, घबरा जाना, होश उड़ जाना। तो इस प्रश्न का सही आंसर है असमंजस में पड़ना। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। हमेशा एक जैसा रहना, अर्थ के लिए लोकोक्ति सही होगा। कौन सा को, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर। हमेशा एक सा रहना,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा सावन हरे ना भादो सूखे, हमेशा एक से रहना, सावन हरे ना भादो सूखे सूखे। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, हमेशा एक से रहना, सावन हरे ना भादो सूखे। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आ गए हैं। बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया, तभी किसी ने कहा है। बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और तभी मालिक ने मना कर दिया, तभी किसी ने कहा है, बताओ क्या कहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया, तभी किसी ने कहा है। तो बताओ इसका सही आंसर क्या, क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का सही है इन तिलों में तेल नहीं, इन तिलों में तेल नहीं। नेक्स्ट है लोकोक्ति और उसके सही अर्थ वाले जोड़ों का विकल्प पहचान करना है। पंचों का कहा सिर, तो कौन पंचों का कहा सिर, फैसला मानना ना। तो पंचों का कहाँ सिर, इसका हो जाएगा पहले का, अरे यार बड़े क्वेश्चन है, तो लंबे क्वेश्चन है। ये हो जाएगा पंचों का कहाँ सिर, इसका मतलब हो जाएगा फैसला मनाना, मानाना। पंचों का कहाँ सिर माथे, कहाँ सिर माथे इसका मतलब होता है फैसला मानना। पंचों का कहाँ सिर माथे इसका मतलब होता है फैसला मानना। पंचों का कहाँ सिर माथे, फैसला मानना। हमारी बिल्ली हमें ही म्याऊं, हमारी बिल्ली हमें ही म्याऊं, हमारी बिल्ली हमें ही म्याऊं। सहायता करने वालों पर ही रौब जमाना, सहायता करने वालों पर ही रौब जमाना। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, सहायता करने वाले पर रौब जमाना। सहज पके सो मीठा होए, सहज पके सो मीठा हो, समय पर ही काम पूरा होता है, समय पर ही काम पूरा होता है, इसका सी हो जाएगा। बीती ताही विशारी, विशारी दे आगे की सुधी ले, बीती बातें भूलकर भविष्य की सोचे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, ठीक है। तो पहले का ए हो जाएगा, दूसरे का डी, तीसरे का सी और चौथे का बी हो जाएगा। ए डी सी बी, ए डी सी बी कौन सा ऑप्शन है, ए डी सी बी। ऑप्शन नंबर डी लगा दो, ए डी सी बी, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर बताना है, सही अर्थ वाला जोड़ा बताना कौन सा। गंगा गए जमुना दास, अपनी असलता पर चीजना। नेक्स्ट क्रिस्तियानी विलक सिद्धांतिक व्यक्ति का बरखा जब कृषि सुखावे, तो आय के अनुसार खर्च करना, तय प्रश्चर्य समय के साथ सहायता मिलती है। बताओ क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पहले का वी, दूसरे का ए, तीसरे का सी, चौथे का डी। पहले का वी हो जाएगा, दूसरे का ए सी डी, वी ए सी डी, वी ए सी डी, वी ए सी डी, वी ए सी डी। अब वी ए सी डी लगा दो, देखो तो गंगा गए जमुना, वी ए सी डी हो जाएगा ना, वी ए गंगा गए गंगादास सिद्धांतित व्यक्ति हो जाएगा इसका वी। फिर क्या नहीं, अपनी सफलता पर ये हो जाएगा बी ए। फिर हो जाएगा इसका आय के अनुसार खर्च करना, और इसका हो जाएगा डी, वी ए सी डी। ध्यान रखना स्टूडेंट, ये थे आज। तो अगला क्वेश्चन है अंक भरना। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर बताएंगे। तो अंक बदलना मतलब क्या होता है, तो गले का लगाना, अंक भरना गले लगाना, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर भी लगा देंगे, अंक भरना गले लगाना, ठीक है। अंक भरना मुहावरे का गले लगाना, अर्थ प्यार से गोद में ले लेना, ठीक है, ध्यान रखना, प्यार से गोद में ले लेना। ओके, प्यार से गोद में ले लेना, अंक भरना। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पर आ गए। घाट घाट का पानी पीना, बताओ किसका मतलब क्या होगा। घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना, बहुत अनुभवी होना। ऑप्शन नंबर डी लगा दो, बहुत अनुभवी होना। घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना। लोहा बनाना क्या होगा इसका सही आंसर, लोहा बनाना। क्वेश्चन नंबर 10 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर एक बार बताएंगे, लोहा बनाना। तो इसका सही अर्थ जाएगा प्रभाव बनाना। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, प्रभाव बनाना। उल्लू बनाना मूर्ख बनाना होता है, उल्लू बनाना क्या होता है, मूर्ख बनाना होता है। और हथियार डाल देना, हार मानना। लाभ के पार पर लौटना, लाभ ही लाभ होना। लाभ के पैर पर लौटना, लाभ ही लाभ होना, ठीक है, ध्यान रखना। नाक काटना क्या होता है, नाक कटना। तो नाक कटने का मुहावरे का अर्थ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ गए हैं। तो नाक कटना बदनामी होना, वाह गजब का क्वेश्चन है, बदनामी होना, नाक कटना बदनामी, बदनामी होना। काला अक्षर भैंस बराबर क्या मतलब हुआ इसका, काला अक्षर भैंस बराबर। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ गए हैं। पढ़ा लिखा ना होना, पढ़ा लिखा ना होना, काला अक्षर भैंस बराबर, वाह गजब का क्वेश्चन है सर, पढ़ा लिखा ना होना, वेरी गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है, वाल की खाल निकालना क्या होगा इसका मतलब। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ गए, वाल की खाल निकालना। क्वेश्चन नंबर 13,
कितना जबरदस्त क्वेश्चन है उस टाइम। बहुत मीन मेक निकालना, ऑप्शन नंबर सी लगा दो, बहुत मीन मेक निकालना। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, बताओ क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर। थोड़े दिन का सुख चांद ना दिखाई देना, 4 दिन चांद दिखाना, या सुख ही सुख होना। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे उस टाइम। चांद दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, कहते नहीं है चांद दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ऐसा नहीं होगा उस टाइम, जो अगर दोनों तरफ से सही लोग हो तो। थोड़े दिन का सुख ठीक है, ध्यान रखना। 4 दिन की चांदनी रहेगी अगर दोनों तरफ से सही लोग होते थे। तो लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 15 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर बताएंगे। तो लोक की उक्ति होता है, लोक उक्ति का मतलब लोक की उक्ति, लोक की उक्ति कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, लोक की उक्ति, ऑप्शन नंबर ए लोक की उक्ति। नेक्स्ट है एक पथ दो काज, बताएंगे इसका सही आंसर। एक पथ दो काज, तो एक ही काम के दो लाभ होना, एक ही काम के दो लाभ, ऑप्शन नंबर डी एक ही काम के दो लाभ होना, एक पथ दो काज। नेक्स्ट है माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, इसका मतलब क्या होता है, बताइए सही आंसर। लोहे के चने चबाकर, तो इसका सही मतलब क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 17 पर आ गए हैं। बहुत कठिनाई झेल कर, बहुत कठिनाइयाँ झेल कर, बहुत कठिनाई झेलना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ये लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 18 पर आ गए हैं। विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना करना, ठीक है ध्यान रखना। तो विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, ध्यान रखना, विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना। नेक्स्ट है दूध का धुला होना, वाह कोई है क्या, दूध का धुला होना, बहुत लोग होंगे ना, तुम में तो कोई है, तुम में से बहुत लोग होंगे। दूध का धुला, दूध का धुला होना क्या मतलब होता है इसका, तो दूध का धुला होना बताएंगे निर्दोष होना, वेरी गुड क्वेश्चन, निर्दोष होना क्या मतलब होता है निर्दोष, यानी आज के समाज में दूध का धुला कोई बिरला ही होगा, कोई बिरला ही होगा, बिरला निराला बोलते, बिरला को निराला। नेक्स्ट है जिसकी लाठी उसकी भैंस, का मतलब क्या होता है सब लोग जानते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, शक्ति संपन्न व्यक्ति अपना काम बना लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी जिसकी लाठी उसकी भैंस। बहुत दिनों बाद दिखाई देना, ऐसा कोई है जो बहुत दिनों बाद दिखाई देता है, ईद का चांद होना, ईद का चांद 1 महीने बाद दिखाई देता है, ईद का चांद ध्यान रखना, बहुत दिनों बाद 1 महीने जो छुप गया तो वो ईद का चांद हो जाता है। धोबी का कुत्ता ना घर का घाट का, वाह। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ गए हैं। जो लोग इधर उधर मुंह मारते हैं ना, तो वो कहीं के नहीं रहते, पता ना। तो धोबी का कुत्ता ना घर का घाट का, इसका मतलब कहीं होता है कहीं ठोर ठिकाना ना होना, तो एक जगह टिक कर रहिए ऑप्शन जहाँ भी रहना है, तो कहीं ठोर ठिकाना ना होना, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनाना का अर्थ क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 23 पर आ गए हैं। तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनाना, तो अपनी प्रशंसा शोम करना, अपनी प्रशंसा शोम करना। बहुत से लोग होते हैं जो अपनी अपनी चलाते हैं कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, कुछ नहीं होते हैं वो। तरण पकड़ना क्या मतलब होता है इसका, क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर बताएंगे। तो तरण पकड़ना इसका मतलब क्या होगा, एक बार कमेंट करेंगे ऑप्शन, एक बार सही आंसर बताएंगे। तरण पकड़ना, तो तरण 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 पकड़ना, भावार्थ शरण में जाना, शरण में जाना, ठीक है, भावार्थ शरण में जाना, भावार्थ शरण में जाना। तरण पकड़ना वो घास काटना होता है ना, ये भावार्थ शरण में जाना, ये शरण में जाना होता है यहाँ पे। तरण पकड़ना यानी शरण में जाना, ऐसा बोलते हैं शरण में जाना, ऑप्शन नंबर ए लगाना, घास काटना लिख दिया ना, गलत लिख दिया है, ठीक है। शरण में जाना होगा, ऑप्शन नंबर डी शरण में जाना। तरण पकड़ना का भावार्थ शरण में जाना होता है, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे 24 का, क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होता है शरण में जाना, सही तो है, डी लगाना, तरण पकड़ना शरण में जाना, ऑप्शन नंबर डी, हमने भी देखा नहीं इसको, नहीं डी ऑप्शन है सही है। क्वेश्चन नंबर 25 पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 25 है पार्टी, पार्टी पढ़ाना, पार्टी पढ़ना। तो पार्टी पढ़ने का मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, सबक सीखना, क्या होगा, सबक सीखना। तो पार्टी पढ़ना सबक सीखना, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, सबक सीखना। जमीन आसमान का एक करना का मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 26 पर आ गए हैं। जमीन आसमान एक करना, घोर प्रयत्न करना, ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा, घोर प्रयत्न। तुम भी जमीन आसमान एक कर दो जब तक यूपी पोस्टेबल का एग्जाम निकला आपसे, ठीक है, या होमगार्ड का एग्जाम निकले, कोई से भी एग्जाम, होमगार्ड का तो चलो जो भी है हो गया, जैसे भी रहा, ठीक है, जैसे भी रहा आपकी पढ़ाई वढ़ाई के ऊपर डिपेंड रहा, तो आप घोर प्रयत्न आप करना होगा बहुत अच्छे से और निकाल दो पेपर। गरीब में के घर में गुणवान व्यक्ति, इसका मतलब क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 27 पर है। गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति, अंधेरे घर का उजाला, वाह, अंधेरे घर का उजाला होगा, वही गरीब के घर पे गुणवान व्यक्ति अगर हो गए तो अंधेरे घर का उजाला है। बूंद बूंद घट भरे, इसका मतलब क्या होता है, क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर। तो बूंद बूंद घट घट बढ़े टपकत समझ टपकत रीत होए, तो बूंद बूंद घट भरे टपकत रीत होए, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29 पर आ गए। क्वेश्चन 29 क्या कह रहे हैं, खराद पर चढ़ना, वाह गजब गजब का क्वेश्चन है, खराद पर चढ़ना। तो खराद पर चढ़ना कठिनाई में पढ़ना होता है, कठिनाई में पढ़ना, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, कठिनाई में पढ़ना, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, खराद पर चढ़ना कठिनाई में पढ़ना। नेक्स्ट है ढोल के अंदर पोल, कहावत का मतलब क्या हो, क्वेश्चन नंबर 30 पर आ गए। ढोल के अंदर, दो कहावत का अर्थ है दिखावा कुछ और गुड़ कुछ नहीं, ऑप्शन नंबर 30 का लगा देंगे डी ऑप्शन, दिखावा कुछ और गुड़ कुछ नहीं, ऑप्शन नंबर डी। चैन की बंसी बजाना, क्वेश्चन नंबर 31 पर आ गया। चैन की बंसी बजाना, क्वेश्चन नंबर 31, सुख चैन चैन सुख से रहना, चैन की बंसी बजाना सुख का रहना, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन,
नेक्स्ट अगला टॉपिक कौन सा है, रस अलंकार एवं छंद। आ गया भैया, मजा आ जाएगा अब तो। रस छंद अलंकार के जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उस टाइम। अगर आपको मजा ना आ जाए जब कहना, और तुम भी ये कहोगे कि सर वाह मौज आ गई रस छंद अलंकार पढ़ के। तो इतने महत्वपूर्ण प्रश्न है उस टाइम, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन्हें पढ़ने वाला तो ये कहेगा कि सर पढ़ाते रहो, ऐसे क्वेश्चन है। श्री कृष्ण ने सुन बचन और अर्जुन क्रोध में जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर कर्तव्य युगत में भरने लगे। संसार देख हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हैं शोषणा वे उठ गए उठ खड़ खड़े कर खड़े। प्रस्तुत में कौन सा रस है, ये सबको पता होगा। इतने ही क्वेश्चन पूछ लिया, पहले क्वेश्चन शोक का भाव हो रहा है तब तक आपको पता है, लगा देंगे ए ऑप्शन रोध रस है। और यहाँ क्रोध आ रहा है ना, उन्हें रोध रस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं। संयोग और वियोग तो कौन नहीं जानता, संयोग और वियोग किस रस के रूप है, तो आप लोग जानते हैं श्रृंगार रस के हैं। किसके हैं, श्रृंगार के। लगा दो ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड ऑप्शन। नेक्स्ट है रस का संबंध किस धातु से माना जाता है, श्रेय धातु से माना जाता है। कौन नहीं जानता, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, श्रेय धातु से माना जाता है। नेक्स्ट है जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होते हैं वहाँ किसी भाव की उपस्थिति रहती है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं, तो वहाँ करुण रस होता है। कौन सा रस होता है, करुण। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, कौन सा रस होता है, करुण। जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है, करुण रस होता है। रसों का राजा किस रस को माना जाता है, रसों का राजा श्रृंगार रस को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, श्रृंगार रस को रसों का राजा कहते हैं। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं। अद्भुत रस का स्थायी भाव तो बताएं, बताओ क्या होता है अद्भुत का, तो सब लोग जानते हैं विषम होता है। अद्भुत का क्या होता है, विषम। क्रोध किसका होता है, रौद्र का होता है क्रोध। और उत्साह किसका होता है, वीर का होता है। भय किस, भयानक, भय का होता है भयानक। भय किसका होता है, भयानक का। ऑप्शन नंबर सी बीच में हो जाएगा। क्या हुआ, जहाँ छंदों के सभी चरण समान होते हैं वहाँ क्या कहा जाता है, वाह गजब क्वेश्चन है, छंदों वाला क्वेश्चन आ गया तो इसका तो ईजी हो जाएगा। बताओ क्या कहते हैं, सभी सममात्रिक छंद कहा जाता है उसे, क्या कहते हैं, सममात्रिक छंद। ध्यान रखना, छंद समान होते हैं उसे सममात्रिक छंद कहते हैं, ये बात आपको ध्यान है। चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका इसमें आते हैं सममात्रिक छंद में। आप भिखारनी को देखकर पट देत बार बार, क्या होगा इसका मतलब, भिखारनी को देखकर पट देत बार बार, बार बार क्या मतलब होगा इसका, तो बताएंगे। इसका मतलब पट ने कपड़ा, और दूसरा मतलब दरवाजा, श्लेष अलंकार होगा। वेरी गुड, एक शब्द एक से अधिक बार उसका अर्थ अलग अलग है, श्लेष अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 9 पर आ गए हैं, काली घटा घमंड घटा, तो काली घटा का घमंड घटा, तो काली घटा का घमंड घटा, तो आपको पता है घटा शब्द 2 बार आया, घमंड घटा, घटा घटा, काली घटा घमंड घटा, तो यमक अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर ए। सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्रा होती है, तो उसमें बताया प्रथम में 11 मात्रा होती है सोरठा में। कितनी मात्रा, 11। और दूसरे और तीसरे जो होती है, तीसरे में 13 होती है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अलंकार नहीं है, कौन सा शब्द अलंकार नहीं है, क्वेश्चन नंबर 11 पर आ गए हैं। कौन सा शब्द अलंकार नहीं है, तो अनुप्रास, यमक, श्लेष है, रूपक नहीं है। रूपक जो है वो हमारा अर्थ अलंकार है। ठीक है, ध्यान रखना। साहित्य में रस का क्या अर्थ होता है, साहित्य में क्वेश्चन नंबर 12 पर आ गए हैं। साहित्य में मिलने वाली आनंद अनुभूति को कहते हैं रस। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, साहित्य में मिलने वाली आनंद अनुभूति। भाषा के शब्द और अर्थ की दृष्टि सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर आ गए, उन्हें कहते हैं अलंकार। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, अलंकार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 चमक उठी सन 97 में तलवार पुरानी थी, इसका मतलब क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 14 पर आ गए हैं, तो इसका मतलब वीर रस का है। किससे अर्थ है, रस का भेद वीर रस का है, ध्यान रखना। हास्य रस का स्थायी भाव बताना क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 15 पर आ गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हास्य। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, हास्य। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, सबको पता है। करुण रस का स्थायी भाव क्वेश्चन नंबर 16 पर आ गया, शोक होता है। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, शोक। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 17 पर आएगा, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उत्साह, उत्साह। सात्विक अनुभव कितने प्रकार के होते हैं, सात्विक अनुभव कितने प्रकार के होते हैं, तो सात्विक अनुभव कितने प्रकार के होते हैं, तो पता है 8 प्रकार के होते हैं। कितने, 8। तो आपको पता है कौन कौन से, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवरता, ठीक है, परले, अर्जु। ठीक है, ध्यान रखना, 8 होते हैं, ध्यान रखना। आचार्य भरत मुनि ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है, तो आचार्य भरत मुनि ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है, तो काव्य दोष संख्या 10 मानी है। कितनी मानी है, 10। ध्यान रखना, कितनी मानी है, 10। आचार्य भरत मुनि ने काव्य दोषों की संख्या जो मानी है वो कितनी मानी है, 10 मानी है, ध्यान रखना है। प्रसाद है, समता है, श्लेष है, समाधि है, शोक कुमार्य है, अर्ध व्यक्ति है, उदारता है, कांति है, माधुर्य, ओज, ये 10 मानी है, ध्यान रखना। क्या है अगला क्वेश्चन, करते अभिषेक पियोदय बलिहारी भेष की है मातृभूमि तो सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की, कितनी कितनी मात्रा होंगी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर, तो 15 13 15 13 है, 15 13 15 13 तो 28 हो जाएंगे, ध्यान रखना। 15 13 और 15 13 पे उल्लाला होता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी। कौन सा छंद होता है, उल्लाला। 15 13 मात्रा कौन होता है, उल्लाला होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यह उल्लाला छंद के अंतर्गत आता है 15 13। एक छंद में कितने चरण होते हैं, जो 4 चरण होते हैं। एक छंद में कितने चरण होते हैं, 4। तो एक छंद में 4 चरण होते हैं, तो आपको पता है क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर। तो एक चरण में 4 चरण होते हैं।
किसी किसी में 6 भी होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है, मगर 4 ज़्यादातर होते हैं, 4 लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? दोहा चरण में भी 4 चरण होते हैं, नहीं, दोहा चरण में जो होते हैं 22 अगर हम 4 चरण होते हैं, मगर लिखे आ जाते दोहा वाले एक ऐसे 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 4 होते हैं चरण पे, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? 16-16 मात्रा होती हैं। कितनी मात्रा? 16, और ये बात आपको ध्यान रखनी, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होती हैं। कुंडली छंद में कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। कुंडलिया में कितने होते हैं? 6। और यह दोहा और रोला से मिलकर बनता है। ये बात आप शुरू के 2 दोहा रहते हैं, अंतिम रोला 4 रोला के होते हैं, और यह जिससे शुरू होता है उसी पे अंतिम होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कुंडली में सबसे अच्छी पहचान यह है कि अगर सार शुरू में है तो अंत में भी क्या होगा? सार होगा। देख के लगा देना, जिसके सम्मान वर्ड सेम होंगे, शुरू का और लास्ट का। बहुत कुंडलियाँ है और 6 चरण होंगे। जो मात्रिक समछंद्र होते हैं, प्रत्येक में 16 मात्रा होती है, तो क्या कहते हैं? तो मात्रिक समछंद्र चौपाई कहेंगे, उसे क्या कहेंगे? चौपाई। ये बात आपको ध्यान रखना है, चौपाई। नेक्स्ट है, दोहा के प्रथम चरण में कितनी कितनी मात्रा? 13-13 मात्रा होती है दोहे के। 13-13 मात्रा पहले, और तीसरे में 13-13, दूसरे और चौथे में यानी कि 11-11 मात्रा होती है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सी ऑप्शन हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दामिनी चमक रही धन गमाही, खल के प्रति जथा थिर नाही। इस पंक्ति में कौन सा छंद है, ये बताना आपको। क्वेश्चन नंबर 27 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? चौपाई हो जाएगा। 16-16 मात्रा होंगी। लगा कर दिखाऊं? 1 2 4 5 6 7 2 9, 7 और 2 9, 10 11, 11 2 13, 13 और 2 15। कहाँ हो गई गलती? कहाँ हो गई? 1 2 2 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 1 7, 7 2 9, 9 और 1 10, 11, 11 और 2 13, 11 2 13 2 15। ऊपर वाला लगा कर देखते हैं, इनमें कहीं मिस्टेक होगी। 15 16 15 होती हैं चौपाई में, 16 होती है। 2 1 3, 3 और 1 4, 4 1 5, 6 7, 1 8, 8 2 10, 10 1 11, 12, 12 2 14, तो 16 इसमें सही है। इनमें कहीं ना कहीं मिस्टेक है, एक आध वर्ड में कहीं, ठीक है, अन की बिंदी हुई कहीं। नेक्स्ट, चौपाई है, इसमें अर्धसम्मात्रिक जाति का छंद कौन सा है? अर्धसम्मात्रिक, तो दोहा, सोठा, रोला, बरबे और लाला, ये सब अर्धसम्मात्रिक के होते हैं ऑप्शन। तो अर्धसम्मात्रिक जाति का छंद पूछा है, कौन सा होगा? तो दोहा हो जाएगा। दोहा, सोठा, बरबुल होते हैं अर्धसम्मात्रिक के, तो दोहा हो जाएगा। बाकी ये सम्मात्रिक है, ये हमारा सम्मात्रिक है, चौपाई रोला, और कुंडली जो है अर्धसम्मात्रिक है। ये बात आपको ध्यान, तो इसका आंसर जो है दोहा। वसंत तालिका का दूसरा नाम क्या है? वाह, क्वेश्चन 29 का कितना अच्छा जानदार क्वेश्चन पूछा है। वसंत तालिका का दूसरा नाम होता है सिन्होत्रा, सिन्होत्ता, सिन्होत्ता। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ए। इसमें 14 वर्ण होते हैं। छंद शास्त्र में है संवर्ण मात्रिक छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में 1 तगड़, 2 भगड़, 1 भगड़, 2 जगड़ और 2 गुरु होते हैं। 14 वर्ण होते हैं। 14 वर्ण, वे 14वें वर्ण पर यति होती है। बात आपको ध्यान रखना, सिन्होत्ता बोलते हैं इसे। निम्नलिखित तो कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? अनुप्रास समान व्यंजन की आवृत्ति होती है। वेरी गुड। समान व्यंजन, क्वेश्चन नंबर 30 गलत है, तो समान व्यंजनों की नहीं, समान वर्ण की आवृत्ति होती है, ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए ही गलत है, अनुप्रास नहीं, ऑप्शन नंबर ए। प्लेस एक शब्द 1 से 2 अधिक बार आता है, अर्थ निकलते सही है। उत्प्रेक्षक में उपमान की संभावना कल्पना की जाती है। संदेह जहाँ अपना संदेह प्रकट हो, ये भी सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पर आ गए हैं। निम्न अगला क्वेश्चन, रघुपति राघव राजा राम, तो सबको पता है, यह अनुप्रास अलंकार है। रारा एक बार 1000 बार आया है इसमें, तो अनुप्रास अलंकार होगा ऑप्शन 33 का ए ऑप्शन। नेक्स्ट 32, 32 क्या कह रहा है? तन्ने टन्ने तट्टमाल तरुवर वो ऊंचा है, ये भी अनुप्रास है। क्वेश्चन नंबर 32 का भी सही आंसर अनुप्रास होगा। कई बार आए हैं। क्वेश्चन नंबर, काली खटा घमंड घटा, ये बना, ये बता दिया आपको, यमक अलंकार इसमें, तो ये भी ए है, यमक अलंकार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, वर्णों की एक से अधिक आवृत्ति आ रही है, तो क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं उसमें। तो 34 का सी हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है उसे क्या कहते हैं? 35, तो वहाँ भी अनुप्रास होता है। अनुप्रास एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। निम्न में कौन सा शब्द अलंकार है? क्वेश्चन 36 पर आ गए हैं। तो शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष। अतः विकल्प ध्यान रखना है, ये रूपक हो जाएगा। अन्य शब्द अलंकार है, कौन सा शब्द अलंकार है ये पूछा ना, तो रूपक शब्द अलंकार है। बाकी हमारे अर्थ अलंकार है, उपमा, उत्प्रेक्षा और यमक। क्वेश्चन बोलिए, क्वेश्चन 36, 36 का डी होगा ना, यमक।
शब्द अलंकार तो यमक है इसमें, बाकी ये तीनों अर्थ अलंकार है। डी आएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी ऑप्शन लगाना, ठीक है। मुदित मनोहर मानस देखा, पंक्ति में अलंकार कौन सा, 37 पर आ गए हैं। तो मुदित मनोहर मामा के सही और प्राश होगा ऑप्शन, ध्यान रखना। नहीं पूरे होगा हमारे, देखते और बचे होंगे अभी तो। हाँ ये इधर बचे हैं। इस करुणाकलित हृदय में अविकल रागनी बजती है, क्वेश्चन 38 पर आ गए हैं। और क्वेश्चन 38 का सही आंसर होगा 6 का अनुप्रास। कौन सा होगा, 6 का अनुप्रास, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है बाद तथा विदु के स्नेह काली जंजीरों में भरने वाले 39 पर आ गए हैं। 39 का हो जाएगा अतिशयोक्ति, अलंकार कौन सा हो जाएगा, अतिशयोक्ति। ध्यान रखना है ऑप्शन, जहाँ किसी की बात को किसी पर डालकर कहा जाए तो उसे बोलते हैं अनुयोक्ति अलंकार। क्वेश्चन नंबर 40 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन मैंने अभी आपको ही पढ़ाया 2-4 दिन पहले, अनुयोक्ति अलंकार कहते हैं उसे। 40 का सही आंसर बे तुम सम तुम उन सम स्वामी में अलंकार कौन सा रूप है, क्वेश्चन नंबर 41 पर आ गए हैं। तो उपमा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सम आ गया इसमें, उपमा अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देख दशा रघुवीर की वृक्ष फूट फूट कर रोए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, क्वेश्चन नंबर 42 पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 42 का मानवीकरण कौन सा जगह, मानवीकरण अलंकार, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, मानवीकरण। नाक का मोती अधर में क्रांति, वीर दंड समझकर भ्रांति से देख सहता हुआ सुख मौन, ये मैंने ये बताया आपको, भ्रांतिमान हो जाता है। कौन सा, भ्रांतिमान, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, भ्रांतिमान। राम साधु तुम साधु सुजाना, रात मातु बंधने के पाया पहचाना, बताओ 44 का। तो 44 का जवाब व्याज निंदा, व्याज निंदा, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, व्याज निंदा अलंकार है, इसमें ध्यान निंदा की जाती है। बूंद आघात सहसी गिरी कैसे खल, ठीक है। क्वेश्चन 45 पर आ गया, 45 का क्या हो जाएगा, दृष्टांत अलंकार हो जाएगा, इसमें कौन सा हो जाएगा, दृष्टांत, ठीक है। ऑप्शन ये हो जाएगा वी ऑप्शन, दृष्टांत।